हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर 5 ऑन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। जहाँ पे प्रीवियस लेक्चर छोड़ा था ना बेटा, वहीं से अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको याद आ रहा होगा, मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में दिया था, है ना। एंड आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। तो मैं आपको बताता हूँ, देखो फटाफट से कैसे करेंगे। मैंने ये देखो क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पी एक स्टेटमेंट है बेटा, गुड मोबाइल फोन्स आर नॉट चीप। क्यू एक स्टेटमेंट है, चीप मोबाइल फोन्स आर नॉट गुड। तो एल स्टेटमेंट आपको क्या कह रहे हैं, पी इंप्लाइज क्यू। एम स्टेटमेंट कह रहे हैं आपको क्यू इंप्लाइज पी। एन कह रहे हैं पी इज इक्वल टू क्यू। और आपसे पूछा जा रहा है एल एम एन एन आर करेक्ट, कौन सा ठीक है कौन सा गलत है, एल एम और एन में से, है ना। तो देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आपने पेपर में कॉमन सेंस लगाई, मैं आपको बार बार बता रहा हूं बेटा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला। आपको पहले तो देखते ही पता लग जाना चाहिए था कि यहाँ पे इंप्लाइज इक्विवेलेंट ये सब बातें आ रही हैं, तो इमीडिएटली आपके दिमाग में आ जाएगा कि ये तो लॉजिक का सवाल है और इसको हम लॉजिक स्टाइल से अटेम्प्ट करेंगे। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी इंप्लीकेशन में दिखाए थे, है ना। जब हम इंप्लीकेशन की ट्रांसलेशंस कर रहे थे, अंग्रेजी निकाल रहे थे इंप्लीकेशन की, तो वहां पे हमने देखा था बहुत सारी स्टेटमेंट्स कॉमन सेंस से लग रही थी कि इक्विवेलेंट होंगी, लेकिन वो इक्विवेलेंट नहीं निकली थी। और जो लग रहा था कि इक्विवेलेंट नहीं होंगी, वो एक्चुअली में इक्विवेलेंट निकली थी। तो धोखा है, सिंपल भाषा में बात करो, धोखा है। हम इतने ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है। मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड। जो गॉड कहेगा हम वो मान लेंगे। तो अगर मैथमेटिक्स हमारी भगवान है, भगवान ने बोला जो चीज बोलेगी हम वो मानेंगे। हम अपनी ज्यादा इंटेलिजेंस या अपनी कॉमन सेंस नहीं लगाएंगे, मैंने आपको बार बार बताया था। हाँ जी, अब देखो भाई, पहला स्टेटमेंट है गुड मोबाइल फोन्स आर नॉट चीप। तो सबसे बेसिक काम क्या है, क्योंकि लॉजिक का सवाल है, इसको लॉजिक फॉर्मूला लिखो और उसके बाद फिर आगे बढ़ना। अब आप बोलोगे कि सर ट्रांसलेशन हमने थोड़ी बहुत इंप्लीकेशन वगैरह की देखी थी, तो इस तरीके से तो हमने कभी देखा ही नहीं। लेकिन आप कॉमन सेंस से सोचोगे थोड़ा सा, तो आपको समझ में आएगा गुड मोबाइल फोन आर नॉट चीप। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मोबाइल फोन गुड है तो वो चीप नहीं है। सिंपल बात है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप ये कहना चाहते हो इफ मोबाइल फोन इज गुड देन इट इज नॉट चीप। तो बस उसको आप लॉजिक फॉर्मूला में लिख डालोगे। गुड मोबाइल फोन को मैं जीएम से रिप्रेजेंट करा देता हूँ, नॉट चीप, जीएम इंप्लाइज नॉट सी। अच्छा, अगला क्या है, चीप मोबाइल फोन्स आर नॉट गुड। तो अगर मोबाइल, इसका मतलब क्या हुआ, इफ मोबाइल फोन इज चीप देन इट इज नॉट गुड। तो चीप इंप्लाइज नॉट गुड मोबाइल। हो गया काम खत्म। बस लॉजिक फॉर्मूला बन गया। अब आपको फटाफट से बताना है, एल ये हो गया हमारा पी के लिए फॉर्मूला, है ना। ये हो गया हमारा क्यू स्टेटमेंट के लिए फॉर्मूला, है ना। पी स्टेटमेंट ये थी ना और क्यू स्टेटमेंट थी, हमने उनके फॉर्मूले बना डाले, मैथमेटिक्स में लिख डाले। अब बड़ी जल्दी काम करेंगे। तो एल है पी इंप्लाइज क्यू है, क्यू इंप्लाइज पी है, पी इज इक्वल टू क्यू क्या है क्या नहीं है, वो हमारे को फटाफट से बताना है। अब देखो, अगर आपका पेपर में दिमाग बहुत अच्छा ठीक ठाक चल रहा है, मैं एज्यूम करता हूं आपका दिमाग चल रहा है, आप देखते बताओगे कि जीएम इंप्लाइज नॉट सी है। आप इसका कॉन्ट्रापोजिटिव वर्जन देखना। कॉन्ट्रापोजिटिव करोगे तो ये याद है ना आपको, पी इंप्लाइज क्यू है अगर, तो उसका कॉन्ट्रापोजिटिव क्या था, नॉट क्यू इंप्लाइज नॉट पी। और मैंने आपको बताया था दोनों इक्विवेलेंट होते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने सब चीज आपको समझाई थी, याद नहीं तो प्रीवियस लेक्चर देखो। वही चीज मैं यहाँ पे कहने की कोशिश करूंगा। जीएम इंप्लाइज नॉट सी था, तो आप नॉट सी का बार करोगे तो क्या आएगा, सी। और यहाँ पे जीएम का बार करोगे तो क्या आएगा, नॉट ऑफ जीएम। यही तो आ गया। तो ध्यान से देखो बेटा, इसका कॉन्ट्रापोजिटिव वर्जन निकालोगे तो यही पैदा होगा। वही बात खत्म हो गई। अगर कॉन्ट्रापोजिटिव वर्जन ये पैदा होगा तो दोनों इक्विवेलेंट है, काम खत्म। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, P इज इक्वल टू Q, है ना। तो एन स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब आप ऑप्शन देखोगे ना, यही तो मजा है ना गेट का, मजा यही है। एक स्टेप में आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, लेकिन ऑप्शंस वैसे कुछ घुमाने वाले होंगे, और यहीं पे आपको घुमा भी रखा है, देखो। तो आप बोल दोगे कि ओनली एन एन हमारे को फर्स्ट ट्रू निकल रहा है ना, तो आप बोल दोगे ओनली एन इज ट्रू, आप सी पे टिक लगा के आ जाओगे जल्दबाजी में। लेकिन ध्यान से सोचो बेटा, अगर इक्विवेलेंट है, मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको समझाया था, P इज इक्विवेलेंट टू Q का बेसिक मीनिंग क्या होता है, P इंप्लाइज Q भी है और साथ साथ Q इंप्लाइज P भी है। याद करो, है ना, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। ये दोनों ट्रू होते हैं ना बेटा, जब ये दोनों ट्रू होते हैं तब P डबल इंप्लीकेशन टू Q ट्रू होता है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों बातें ये भी आएंगी, मतलब P इंप्लाइज Q और Q इंप्लाइज P ये भी आएंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, एल एम एन एन तीनों के तीनों करेक्ट हैं, इसलिए डी ऑप्शन पे टिक लगेगा बेटा, सी पे नहीं लगेगा। आई होप आप पकड़ पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, सी इज नॉट करेक्ट। ठीक है, क्योंकि इसने करेक्ट बोला था ना। तो ओनली एन, क्योंकि देखो मैं इसको करेक्ट क्यों नहीं कह रहा, इसने क्या कहा है, ओनली एन इज ट्रू। ओनली एन ट्रू थोड़ी है, सारे ट्रू है भाई, तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ए भी गया, बी भी गया, कह रहा है ओनली एल इज ट्रू, ओनली एम इज ट्रू, सब नहीं, जब तीनों के तीनों ठीक है तो ओनली कहना ठीक नहीं रहेगा। आई होप आप गेस कर पा रहे हो, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, अच्छा ये तो हुआ बेटा बढ़िया स्टाइल। अगर आपका दिमाग ठीक ठाक चल रहा है, आपको फटाफट पेपर में क्लिक होगा कि ये तो एक दूसरे के कॉन्ट्रापोजिटिव है, तो हो रहा है एंड सो ऑन। व्हाट इफ आपका दिमाग ना चला, और चांसेस बहुत ज्यादा है। ये मत बोलना कि सर आप पेसिमिस्टिक बोल रहे हो, आप थोड़ा सा मतलब नेगेटिव साइड पे बोल रहे हो, लेकिन चांसेस बहुत ज्यादा है बेटा आपका दिमाग नहीं चलेगा पेपर में। इसका टेक्निकल रीजन बड़ा सिंपल है, 3 घंटे का पेपर है, पूरा साल आपने मेहनत करी है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, माइंड पे बड़ा प्रेशर रहता है, तो शायद आपका दिमाग इतना ठीक ठाक ना चल रहा हो और आप ये एकदम पेपर में गेस नहीं कर पाए। अब क्या करें, बहुत आसान काम, मैथमेटिक्स तो आती है ना हमारे को, हम उसी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। पहले स्टेटमेंट क्या है बेटा, पी इंप्लाइज क्यू। आप पेपर में क्या करेंगे, पी बना चुके हो, क्यू बना चुके हो, लिखो ना किसने मना किया है, जीएम इंप्लाइज नॉट सी एंड दिस इंप्लाइज सी इंप्लाइज नॉट ऑफ जीएम। ये कर दो। जीएम इंप्लाइज नॉट सी पी थी,
सी इंप्लाइज नॉट जीएम हमारी क्यू थी, पी इंप्लाइज क्यू ये कह रहा है। अब आपको क्या करना है बेटा, इसको बूलियन अलजेब्रा से सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद देखना है आपके पास आंसर 1 आ जाना चाहिए। अगर 1 आ गया बूलियन अलजेब्रा में, तो एक्चुअली लॉजिक में क्या होगा, वो ट्रू, मतलब टोटोलॉजी वही हमारे को चाहिए, क्योंकि इसने ट्रू पूछा है ना बेटा, इसने ट्रू पूछा है। तो आप किसी तरीके से इसको टोटोलॉजी बनाने की कोशिश करो, एक झटके में बन जाएगी, कुछ है ही नहीं। कहो तो मैं दिखा दूं, वैसे तो होमवर्क में दे सकता हूँ, बट फिर भी मैं दिखा देता हूँ। देखो, जीएम इंप्लाइज नॉट सी था, इसको आप वो बूलियन अलजेब्रा स्टाइल में खोलोगे तो क्या बन के आएगा, मैं कहाँ करूँ, चलो यही कर देता हूँ, यहाँ तो जगह नहीं बच रही, कहाँ करें, इधर कर देता हूँ, चलो ठीक है, यहाँ पे। हाँ देखो अभी ध्यान से देखना, कुछ भी नहीं है इसमें, ये देखो जीएम इंप्लाइज, तो इसको क्या लिखोगे आप, जीएम बार प्लस में सी बार, है ना, इसका चेंज हो गया, इसका चेंज करो, सी बार प्लस में जीएम बार। अब आपको खुद हंसी आएगी देख करके, दोनों तो सेम आ रहे हैं, ये इसका ये आया है ना, और इसके लिए बेटा ये आया है, दोनों सेम ही तो है। यहाँ पे भी आपका दिमाग चल जाना चाहिए पेपर में कि हाँ जी दोनों सेम आ रहे हैं, बस वही बात खत्म हो जाएगी, है ना, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। हाँ जी, तो अब इंप्लीकेशन को खोलना था, इंप्लीकेशन के लिए क्या करेंगे, ये x मान लो, ये y मान लो, x इंप्लाई y है, तो x बार प्लस में y, तो इसका बार कर दो, प्लस दिस कर दो। अब वही चीज है, आप अब और तो बेसिक क्या बोल लो, चलो और बेसिक बोल देता हूँ, आप बोल दो जीएम बार प्लस में सी बार को आप x मान लो, तो ये सी प्लस में जीएम बार बराबर ही तो हो गया ना। जब भाई ये जीएम बार प्लस में सीएम, या जीएम बार प्लस में सी बार, या सी बार प्लस में जीएम बार कॉम्बिनेटिव होता है, प्लस आपको पता दोनों सेम है। हाँ जी, तो इसको x मान लो। तो आप क्या कहना चाह रहे हो, अल्टीमेटली इसका पूरा बार है ना बेटा, x बार प्लस में x बार प्लस में x आपको पता है, तब बात खत्म हो जाएगी। अगर ये भी नहीं कर पा रहे हो तो फिर बेटा इसको खोलो, और क्या करोगे इससे ऊपर तो मैं और नहीं कर सकता, फिर तो मेरे पर जुल्म हो जाएगा। तो आप इसको खोलना, डी मॉर्गन लॉ से खोलना, और इसके साथ आप मैच करके देखना, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये मैं होमवर्क में दे देता हूँ बेटा, इतना सॉल्व करूंगा तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, और मैंने आपको बताया प्रिसाइज कंटेंट मैंने बनाना है, ऐसे फालतू के इतने लंबे चौड़े लेक्चर्स नहीं बनाने, मीनिंगफुल बातें करनी है आपके साथ। तो आप ये होमवर्क में अपने आप सॉल्व करके देख सकते हैं। सिमिलरली अब देखो मैंने आपको एल करके दिखा दिया ना, अब आप एम अपने आप से सॉल्व कर सकते हैं, है ना, ये बस एरो उल्टा हो जाएगा, वो करके देखना, और फिर इक्विवेलेंट वाला भी देखना, है ना। तो तीनों के तीनों हमारे 1 बन के आएंगे बूलियन अलजेब्रा स्टाइल से, तो हम बोल देंगे कि हाँ जी ठीक है, तीनों ठीक है। अगर दिमाग नहीं चल रहा तो आप ऐसे भी कर सकते हो, है ना। हाँ अच्छा, ये इंपॉर्टेंट बात मैं आपके साथ बोलता चलता हूँ बेटा, है ना, आपको दिक्कत आ सकती है, लेट मी शो यू। जीएम बार एक मिनट, ये क्या कहा गया था, पी डबल पी इज इक्वल टू क्यू ना, पी डबल इक्वल टू क्यू, तो जीएम इंप्लाइज नॉट सी एंड सी इंप्लाइज नॉट ऑफ जीएम, इक्विवेलेंट, ऐसे ये शो करना चाहते हो अगर आप, है ना। तो इसको वही चीज है, आपको इसको 1 लाना पड़ेगा बूलियन अलजेब्रा से सॉल्व करने के बाद। बहुत इजी है, आप कर लेना। ये देखो बेटा, जीएम बार प्लस में सी बार, और यहाँ से सी बार प्लस में जीएम बार, वैसे तो देखते कोई भी बता देगा कि दोनों इक्विवेलेंट है, कौन नहीं कहेगा। फिर भी अगर आपको डाउट है कि हाँ जी नहीं, तो क्या करो, वही एक्स नॉर होता है ना, डबल इक्विवेलेंट इज जस्ट लाइक एक्स नॉर, उसकी तरीके से खोलो, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आप इसको मान लो x, इसको मान लो, यही दोनों x ही तो है ना। तो अल्टीमेटली आप क्या कहना चाहते हो, x इज इक्विवेलेंट टू x, तो दैट इज नथिंग बट x नॉर x। तो x नॉर x को आप खोलोगे तो क्या होगा, पहले दोनों एज इट इज भरते थे हम लोग, फिर दोनों पे बार लगा दिया करते थे, यही होता था ना, ए बी प्लस में ए बार बी बार, या ए बार बी बार प्लस में ए बी, जैसे भी आप सोच लो। तो ये एक्स डॉट एक्स एक्स होगा, इंपॉर्टेंट लो, एक्स बार डॉट एक्स बार ही होगा, तो अल्टीमेटली एक्स प्लस में एक्स बार क्या करोगे तो 1 आ जाएगा, काम खत्म। इस तरीके से भी आप सोच सकते थे, ये दोनों इक्विवेलेंट है, आपको आंख से दिख जाएगा, फिर भी नहीं दिख रहा, फिर भी दिक्कत आ रही है, तो मैंने इतना बेबी स्टेप्स करके दिखा दिया, आपके पास आंसर बना जाएगा। ये सब क्यों दिखा रहा हूँ, ताकि आपके बेसिक्स एकदम क्लियर रहे बेटा, कहीं पे भी 1% का भी कोई भी किसी को डाउट ना रह जाए। आई होप आप समझ पा रहे हो, चलो शाबाश, नोट डाउन करो, हो गया, ठीक है जी। तो आई होप आपको क्लैरिटी आ गई होगी 2014 के क्वेश्चन में हमने कैसे सॉल्व किया एंड यही सबसे बेस्ट वे आउट होता है, पूरा डिटेल में अच्छे से इजी क्वेश्चन में टाइम लगा दो, डिफिकल्ट क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं रहेंगे, आप बहुत आराम से उनको कर पाओगे, है ना। मैंने आपको बताया बार बार, मेरी फिलोसफी एकदम उल्टी है, मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन को बहुत कम टाइम में सॉल्व करूंगा, इजी क्वेश्चन पे बहुत टाइम लगाऊंगा, ताकि जब डिफिकल्ट है तो आपको डिफिकल्ट लगे ना, है ना। तो वही चीज हमने हर तरीके से इसको एक्सप्लोर करके देख लिया। सबसे बेस्ट वर्ड तो ये था बेटा, आपको पेपर में डायरेक्ट क्लिक कर जाए कि ये काउंटर पॉजिटिव है, और ऑफ कोर्स करेगा भी सही अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी तो, लेकिन फिर भी किसी भी तरीके से प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, दिमाग नहीं चल रहा है एंड सो ऑन, तो भी मैंने आपको सारा खोल खोल के समझा दिया कि आप कैसे कर सकते हो। तो पी इंप्लाइज क्यों है, तो बिल्कुल वैसे लिटिल मीनिंग निकाल दो ना, पी लिख रखा क्यों लिख रखा है, इंप्लाइज करोगे, आप 1 लाने की कोशिश करो बूलियन अलजेब्रा से, और क्या करोगे। आई होप समझ में आ गया, चलो शाबाश, नोट डाउन करो, इस स्लाइड पे जंप करूंगा। हाँ, बस जल्दबाजी में बस ये गलती नहीं करनी थी, ये जो मैंने आपको बार बार बता रहा था, पी इज इक्वल टू क्यू पे आप टिक लगा के आ जाओगे, बाकी दोनों छोड़ाओगे नहीं बेटा, नहीं, दोनों हैं साथ साथ, है ना, आपके दिमाग में एकदम क्लिक होना चाहिए। पी डबल इंप्लीकेशन टू क्यू का मतलब यही होता था, पी इंप्लाइज क्यू एंड क्यू इंप्लाइज पी। चलो
ठीक है जी, आते हैं आगे, नोट डाउन कर लो, हो गया। ठीक है जी, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2016 का ये क्वेश्चन है बेटा। देखो क्या कह रहे हैं, लेट पी क्यू आर एस रिप्रेजेंट द फॉलोइंग प्रोपोजिशंस। ठीक है, तो पी एक प्रोपोजिशन है, क्या कह रहे हैं, एक्स बिलोंग टू दिस सेट, इसमें से कोई एक नंबर होगा। क्यू कह रहा है एक्स इज अ कंपोजिट नंबर, आर कह रहा है एक्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर, एस कह रहा है एक्स इज अ प्राइम नंबर। एक्चुअली ये प्रोपोजिशंस नहीं है, प्रोपोजिशन फंक्शंस हैं ये, बट ठीक है, गेट का क्वेश्चन है तो मैं ज्यादा इसमें उसके वो नहीं करना चाहता, बट ठीक है, जो कह रहे हैं ठीक है। प्रोपोजिशन फंक्शन हमने वैसे आगे देखने हैं, वहां पे आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर कट मैंने आपको एक्सप्लेन वैसे कर ही रखा है पहले। x प्लस में y इज इक्वल टू 10, क्या ये प्रोपोजिशन है? आप बोलोगे नहीं है प्रोपोजिशन, ये तो x और y की वैल्यू पे डिपेंड करेगा ना, ट्रूथ वैल्यू क्या आएगी। तो ऐसे में बोल दो x इज कंपोजिट नंबर, कौन सा x, क्या बोला है यहाँ पे, तो कोई प्रोपोजिशन का यहाँ पे सीन ही नहीं बनता बेटा, ये प्रोपोजिशन फंक्शन कहलाए जाते हैं। ठीक है, तो अब जैसे देखो, चलो मैं बात कर रहा हूँ तो चलो कर लेता हूँ। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये कोई प्रोपोजिशन नहीं है ना। तो मैं अगर इसको ऐसे बोल दूं पी एक्स कोमा वाई दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अब मैं बोलता हूँ बेटा P23, अब आप बोलो ना P23 का मतलब क्या होगा, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 10, जो की बात गलत है। तो P23 को आप क्या बोल दोगे, फॉल्स है। ऐसे ही मैं P5 और 5 लिख दूंगा तो मैं इसको बोल दूंगा ट्रू है। ऐसे ही मैं से P6 और 4 बोल दूंगा तो मैं इसको बोल दूंगा ट्रू है। तो ये प्रोपोजिशंस बनी ना बेटा, तो ये फंक्शन वाली फीलिंग नहीं आ रही। 2 और 3 मैंने एक्स और वाई की वैल्यू मान ली एंड सो ऑन, बस रफली समझाया मैंने आपको और कुछ नहीं। तो आई होप पकड़ पा रहे हो कि दीज आर प्रोपोजिशन फंक्शंस एंड नॉट प्रोपोजिशंस, बट ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है तो हम ज्यादा इसमें नहीं घुसना चाह रहे, बोल दिया तो ठीक है जी, हमने मान ली इसकी बात। ठीक है, चलो अब पी क्या है भाई, एक्स बिलोंग टू दिस, इनमें से कोई नंबर होगा। क्यू क्या है, एक्स इज अ कंपोजिट नंबर, आर एक्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर, और एस है एक्स इज अ प्राइम नंबर। और क्या कह रहे हैं, द इंटीजर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 विच सेटिस्फाइज दिस एक्सप्रेशन। तो ये एक्सप्रेशन काफी बड़ी है, लॉजिकल एक्सप्रेशन है, काफी बड़ी है, तो ऐसे तो हम नहीं कर पाएंगे इसको, कर तो देंगे लेकिन फिर भी वही बात है, टाइम की बर्बादी है। तो मैं आपको सजेशन देता हूँ बेटा, इसको पहले मिनिमाइज कर लो बुलियन अलजेब्रा के लॉस से, मिनिमाइज करने के बाद फिर आगे बात करना, ऐसे बात करोगे तो परेशानी होगी और कुछ नहीं। दूसरी बात, मैं आपको इस क्वेश्चन में और क्लियर करता चलता हूँ, जो भी आप एक्सप्लेनेशंस देखेंगे काफी हद तक लोगों ने इसकी एक्सप्लेनेशंस गलत दी हैं। एक्चुअली जो पी है ना प्रोपोजिशन, वो उन्होंने ये कहा है कि एक्स बिलोंग टू दिस। अब क्यू जो है वो एक्स इज अ कंपोजिट नंबर का आ गया। अब ये जो एक्स है और ये एक्स है बेटा, ये अलग अलग है, इनका कोई मतलब नहीं, आपस में कोई लिंक नहीं है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग हैं, ऐसे ये एक्स और ये एक्स ये अलग अलग है बेटा। तो मतलब एक्स इज अ कंपोजिट नंबर मतलब कोई भी कंपोजिट पकड़ लेना। ठीक है, यू कैन टेक एनी कंपोजिट नंबर। ठीक है, चलो ये बात समझ में आ गई ना। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, P इंप्लाइज Q कहा गया था, तो मैं इसको फटाफट से क्या खोल दूंगा, P बार प्लस में Q। ठीक है, अच्छा जी, बुलियन अलजेब्रा स्टाइल से मैं लिख रहा हूँ, डॉट लगा देंगे और साथ में क्या लगा देंगे, R बार प्लस में S बार। आई होप आप समझ पा रहे होगे, ये तो बस मैंने चेंज ही किया है। और ये जो नॉट लगा हुआ है ना बेटा, पूरा देखो, पूरे ब्रैकेट पे नॉट लगा हुआ है, इसका मतलब मेरे को इसका क्या करना पड़ेगा, पूरा का बार करना पड़ेगा। बस डी मॉर्गन्स लॉ से खोलो फटाफट से, क्या बन के आएगा, ये P बार प्लस में Q का होल बार प्लस में R बार प्लस में S बार का होल बार। आई होप आप ये तो समझ ही पा रहे हो कि डी मॉर्गन लॉ से खोल दिया। अब फिर डी मॉर्गन लॉ से खोल दो तो क्या बन के आएगा, ये P डॉट क्यू बार प्लस में आर एस। आई होप आप पकड़ पा रहे हो कि वो डबल बार हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, चेंज द साइन ब्रेक द लाइन यहाँ पे लगा दो, यही आ जाएगा। आई होप ये तो बहुत बेसिक सी बात है, पकड़ गए होगे। अच्छा जी, अब बस मेरे को ये समझना है, P क्यू बार मतलब, अब इसको लॉजिक स्टाइल में मैं लिखता हूँ, तो P एंड नॉट Q और R एंड S, ये है ना, ये है ना। अब देखते जरा कैसे कैसे हम इसको कर सकते हैं। अच्छा, अब एक बात ये भी समझ लो बेटा, ये एक्सप्रेशन को फुलफिल करवाने वाले आपको जो भी नंबर मिलेंगे आपको चाहिए, क्योंकि इन्हें क्लियर कट बोला है, द इंटीजर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 विच सेटिस्फाइज दिस। तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मतलब 2 या 2 से बड़े जितने भी इंटीजर मिलते हैं ना, जो भी इसको सेटिस्फाई करते होंगे सबको पकड़ पकड़ के ला ला के लिख देना, यही कहना चाह रही है। आई होप आप समझ पा रहे होगे, क्लियर हुआ। क्या बोला मैंने, इंटीजर 2 से जितने भी बड़े आपको मिलते हैं, 2 या 2 से बड़े, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 50 100 1 करोड़ 1 लाख, जो भरना भरो, सब भरो, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो जो सेटिस्फाई कराता चला जाएगा उसको उठा उठा के लिखते चले जाना नंबर्स को, दैट्स इट। आई होप आपको क्लैरिटी आई होगी। मैं बार बार बताता हूँ बेटा, इजी क्वेश्चंस पे मैं टाइम लगाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है एक कुछ कुछ माइन्यूट पॉइंट्स होते हैं जो कि कोई एक्सप्लेन नहीं करता, मैं एक्सप्लेन करता हूँ उनको भी, ताकि आपके कंसेप्ट एकदम डॉट क्रिस्टल क्लियर रहे, कहीं आपको 1% का भी डाउट महसूस ना हो। ठीक है, चलो आई होप समझ गए। चलो पकड़ दे जवाब, 2 या 2 से बड़े बड़े इंटीजर्स, 2 को मैंने पकड़ा पहले, तो 2 P सेटिस्फाई करवाना है। P मतलब क्या है, एक्स बिलोंग टू दिस ओनली, तो इन्हीं में से कोई नंबर है, 2 नहीं है, हटाओ। फिर आगे तो एंड समथिंग था, तो वो तो हम कोई बात ही नहीं कर सकते, है ना। जब ये P सेटिस्फाई नहीं हुआ तो फिर आगे 2 के लिए मैं फॉर द नंबर 2 मैं चेक कर रहा हूँ। जब P सेटिस्फाई नहीं तो मैं आगे चेकिंग क्यों करूँ, ये तो पूरा फॉल्स हो गया ना, एंड में अगर एक भी फॉल्स हो तो उड़ गया। अच्छा, साथ में क्या था, और करके ये तो देख लेते हैं, अगर ये सेटिस्फाई नहीं हुआ तो क्या पता ये सेटिस्फाई कर रहा हो 2, अगर 2 इसको सेटिस्फाई कर गया तो ठीक है, मैं 2 को अपने फाइनल आंसर में ले आऊंगा। आर एंड एस करवाया आपने, आर क्या है बेटा, एक्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर, एस क्या है बेटा, एक्स इज अ प्राइम नंबर। तो आप मेरे को कोई ऐसा बताओ जो कि परफेक्ट स्क्वायर भी हो और प्राइम नंबर भी हो, बताओ, होते नहीं। परफेक्ट स्क्वायर से 4 हो गया,
है ना। और 4, 9, 16 ये सब क्या है बेटे, प्राइम नंबर तो होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। आई होप आप समझ पा रहे हो, जो भी परफेक्ट स्क्वायर है वो प्राइम नंबर हो नहीं सकता कभी भी। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कभी हो ही नहीं सकती। जब कभी हो ही नहीं सकती तो फिर मैं इसको यहाँ से उड़ा दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं आपको, इसकी बात मत करना अब। तो ये सब और ये सब हटाओ, सिर्फ इन्हीं दो कंडीशंस को मेरे को सेटिस्फाई करवाना है, दैट्स इट। आई होप आप पकड़ चुके होंगे। तो अब जैसे मैंने पहले 2 को पकड़ा था तो फिर मैं इसके साथ नहीं करवा पाया था, तो और करके मैं इसके साथ चेकिंग करने के लिए गया था ना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ इसकी चेकिंग करने के फायदे नहीं है, क्योंकि आर एंड एस दोनों सेटिस्फाई करवाने वाले आपको कोई ऐसे इंटीजर मिलने नहीं वाले। अगर कोई ऐसे इंटीजर मिलने वाले तो उनकी बात ही क्यों कर रहे हो, उड़ाओ उसको। तो इसलिए मैंने यहाँ से इसको भी हटा दिया, ये और वाला सिंबल भी मैंने हटा दिया। फाइनली बस मेरा ध्यान रहेगा इसी सिंगल एक्सप्रेशन पे, ठीक है। तो मतलब पी भी सेटिस्फाई होना चाहिए और साथ साथ क्यू सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए। नॉट क्यू कहा ना मैंने, क्यू सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए। चलो शाबाश, 2 की कहानी हो चुकी है। अब फालतू की बात है, मैं बोलूंगा 3 की, 4 की, 5 की, वो बेटा पी ही सेटिस्फाई नहीं होगा ना। 3, 4, 5, 6, 7 तक वो सेटिस्फाई नहीं होगा। पी सेटिस्फाई नहीं होगा तो फिर मैं मतलब नंबर्स की चेकिंग मेरे को नहीं करनी चाहिए थी वो। आई होप आप समझ पा रहे होगे। तो मतलब मैंने 2 की चेकिंग तो आपको फिर भी करके दिखा दी, 3 की मैं नहीं करूंगा, 4 की नहीं करूंगा, 5 की नहीं करूंगा, 6 की नहीं करूंगा, 7 की नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि इनमें पी सेटिस्फाई नहीं होता तो मारो गोली। अच्छा 8, 9, 10, 11, 12 तक मैं करूंगा, उसके बाद फिर 13, 14, 15 जितने भी इंटीजर्स हैं मैं उनके लिए चेकिंग नहीं करूंगा। रीजन बीइंग पी ही सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो फिर मैं आगे चेकिंग क्यों करूं। आई होप आप समझ पा रहे हो। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अब आप समझ पा रहे होगे कि मेरे को सिर्फ इन्हीं नंबर्स की चेकिंग करनी है, बाकी की चेकिंग करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि इनमें एटलीस्ट पी तो सेटिस्फाई हो रहा है ना। अच्छा अब बात करता हूं बेटा नॉट क्यू की। नॉट क्यू क्या है भाई, एक्स इज अ कंपोजिट नंबर, तो इसका उल्टा क्या होगा, एक्स इज कंपोजिट नंबर का उल्टा क्या होगा, ऑफ कोर्स कंपोजिट नंबर जो कि प्राइम नहीं होते। तो ऑफ कोर्स जब इसका उल्टा करूंगा तो क्या आएगा, प्राइम आएगा। इतना तो आप समझ ही पा रहे होगे। तो डायरेक्टली नॉट क्यू का मतलब क्या है, मेरे को क्या चाहिए बेटा, प्राइम नंबर चाहिए। जो मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं ना, कहीं पढ़ लेना, पूरा इंटरनेट छान लेना, कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है। हाँ जी, तो ये क्यू क्या कहना, नॉट क्यू का मतलब क्या हुआ, हमारे को प्राइम नंबर चाहिए। तो मतलब अब डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं क्या कहना चाहता हूं आप समझ चुके होंगे। इन्हीं में से नंबर्स मेरे को ढूंढने हैं जो कि प्राइम है, काम खत्म। अब बताओ भाई इनमें से कौन से नंबर हैं जो प्राइम है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, सिर्फ 11 है एक नंबर जो कि प्राइम है, बाकी और कोई नहीं है। तो इंटीजर x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 विच सेटिस्फाई दिस। तो ऑफ कोर्स आपको पता है भाई 11 तो बड़ा ही है 2 से, तो काम खत्म हो गया हमारा। अल्टीमेटली आंसर इज 11। आई होप आप पकड़ गए होंगे। चलो शाबाश, नोट डाउन करो, अगली साइड पे जंप करूंगा। 2017 का क्वेश्चन देखो। Let PQR denote the statement it is raining, it is cold and it is pleasant. तो P क्या है बेटा, it is raining, it is raining. Q क्या है, it is pleasant. And R क्या है, R है जी it is, अच्छा Q था it is cold, sorry for that, it is cold and R है जी it is pleasant, है ना। हाँ जी, तो अब देन द स्टेटमेंट इट इज नॉट रेनिंग एंड इट इज प्लेजेंट। इट इज नॉट रेनिंग मतलब नॉट पी, एंड इट इज नॉट रेनिंग हो गया है, एंड इट इज प्लेजेंट मतलब आर। पहले तो इसलिए मैं कहता हूँ कीप एन आई ऑन ऑप्शन, पहले यहीं से देख लो नॉट पी एंड आर कहाँ कहाँ आ रहा है, नॉट पी एंड आर, नॉट पी एंड आर, नॉट पी एंड आर, हाँ सारे नॉट पी एंड आर है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ से मैं कुछ नहीं कर पाया, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, आगे क्या कह रहे हैं, एंड आगे क्या कहा गया है, एंड लगाना है, मतलब लो एंड लगा दिया। इट इज नॉट प्लेजेंट ओनली इफ इट इज रेनिंग एंड इट इज कोल्ड। इट इज नॉट प्लेजेंट ओनली इफ, प्लेजेंट कब नहीं होगा, व्हेन इट इज रेनिंग एंड इट इज कोल्ड। तो रेनिंग एंड इट इज कोल्ड ओनली इफ था, ओनली इफ याद आ रहा होगा आपको, मैं आपको समझाया करता था बहुत बारी, ओनली इफ की डायरेक्शन कैसे होती थी बेटा, ऐसी होती थी, है ना। हाँ जी, तो इट इज नॉट प्लेजेंट, नॉट प्लेजेंट मतलब नॉट आर, implies, है ना, नॉट आर imply only if it is raining and it is cold. It is raining and it is cold. Raining P, cold is Q. P and Q, है ना। ऑफ कोर्स आप समझ पा रहे होगे ब्रैकेट्स। अब देखो ब्रैकेट का भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को टेंशन रहेगी, तो मैं आपको पहले इसे समझा देता हूँ। इस स्टेटमेंट के हिसाब से देखो, इट इज नॉट रेनिंग एंड इट इज नॉट प्लेजेंट, कॉमा डाल के आगे बढ़ रहा है, तो इसका मतलब लो जी ये है से ब्रैकेट, नॉट पी एंड आर, ठीक है। इट इज नॉट रेनिंग एंड इट इज प्लेजेंट कहा गया था, तो इट इज नॉट रेनिंग एंड इट इज प्लेजेंट, ये लिख लिया। अब एंड लगा करके इसने क्या कहा था, एंड फिर ये चीज सॉल्व होनी चाहिए, है ना, मतलब इंप्लीकेशन पूरी सॉल्व होनी चाहिए ना। एंड के बाद इट इज नॉट प्लेजेंट ओनली इफ इट इज रेनिंग एंड इट इज कोल्ड, तो एंड लगा करके ये ऐसे ब्रैकेट भी साथ लगाई जाएगी।
आई होप आप समझ पा रहे होगे। नॉट रेनिंग इम्प्लाइज, सॉरी नॉट प्लेजेंट इम्प्लाइज दिस। तो ये चीज हमने यहाँ पे कर दिया। अब आप मैच करो, ऑप्शन आपके बड़े आराम से मैच होंगे। नॉट पी एंड आर एंड नॉट आर इम्प्लाइज पी एंड क्यू। लो जी, ए ऑप्शन इज करेक्ट, सो सिंपल। ठीक है, आई होप आप पकड़ गए होगे, कुछ ज्यादा इसमें खास है नहीं। नोट डाउन करो, अगले स्लाइड पे मैं जंप करूंगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखो नेक्स्ट है भाई, अब हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। अभी तो प्रीवियस लेक्चर का ही वो पीवाईक्यूज हम कर रहे थे। चलो अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, प्लीज पूरा ध्यान से सुनना। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा बाई कंडीशनल या डबल इम्प्लीकेशन। ठीक है, तो लॉजिक स्टाइल में बाई कंडीशनल या कैसे होता था, ये देखो, फॉल्स 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 ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू। जब सेम होंगे ना तब इसने ट्रू देना है ना, याद आ रहा होगा आपको। और जब डिफरेंट है तो फॉल्स देना है। ये बाई कंडीशनल की कहानी है। बाई कंडीशनल नाम ही सही समझ में आ रहा होगा, इक्विवेलेंट है ना, दोनों बराबर। जब दोनों बराबर, दोनों फॉल्स या दोनों ट्रू, तब आंसर इसने ट्रू देना है, अदरवाइज फॉल्स देना है। अच्छा, यही हम बूलियन अलजेब्रा में एक्सनोर में पढ़ा करते थे, है ना, 0 0, क्योंकि बूलियन अलजेब्रा है तो 0 1 1 0 1 1 हम यही भरेंगे। ये बूलियन वेरिएबल्स हो गए ना, इट कैन टेक वैल्यू 0 और 1। ये क्या थे बेटा, पी और क्यू, लॉजिक वेरिएबल या प्रोपोजिशनल वेरिएबल, तो ये ट्रू फॉल्स लिया करते थे। याद आ रहा होगा, जस्ट एज ही बोलते रहता हूँ ताकि आपको याद रहे सब। तो यहाँ पे बेटा 1 आएगा, है ना, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, और ये दोनों 0 आएंगे। आई होप ये सब आपको याद होगा। चलिए आते हैं आगे, नोट डाउन कर लो इसको। हाँ जी, तो देखो ये चीज मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताई थी, आज भी हमने पीवाईक्यूज यूज करते टाइम रिपीट करी बातें, बट स्टिल इसका मैं आपको एक फॉर्मल प्रूफ दे रहा हूँ। क्या स्टेटमेंट है, इफ P implies Q and its converse Q implies P both are true, then P double implication to Q is true, है ना। तो जब दोनों के दोनों ट्रू होंगे ना तब P double implication to Q ट्रू रहता है। चेक कराता हूं मैं आपको, देखो, फॉल्स फॉल्स, लेट मी यूज अनदर कलर, चलो रेड से लिखते हैं। ठीक है, फॉल्स 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 ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू। P implies Q, ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू, है ना। Q implies P, ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू। ये मैं बहुत स्पीड से भर रहा हूँ, आई थिंक ये सब आप जानते हो, कर लेते हो, है ना, इसमें कुछ है नहीं। Q implies P आप चेक कर सकते हो, जब ये ट्रू ये फॉल्स है तब फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू चलता रहेगा। आप दोनों का करो एंड बेटा, देखो नाम से, ये आया ट्रू, ये आया फॉल्स, ये आया फॉल्स, और ये आया ट्रू, है कि नहीं। एंड दिस एग्जैक्टली इज व्हाट योर P डबल इम्प्लीकेशन टू Q। मैंने वो शायद नहीं लिखा, तो वो मैं चलो नेक्स्ट इधर करके दिखा देता हूँ आपको, है ना। तो आप देखो आराम से, P डबल इम्प्लीकेशन टू Q की क्या थी, यही थी ना हमारी डेफिनेशन। देखो आराम से, फॉल्स फॉल्स, ये ट्रू, ये देखो बेटा, ये एकदम सेम आए हैं कि नहीं, चेक करो आराम से। ठीक है, तो आई होप अब आपको प्रॉपर फॉर्मल प्रूफ भी मिल गया होगा ट्रूथ टेबल की हेल्प से कि P डबल इम्प्लीकेशन टू Q क्या होता है। आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो दोनों ट्रू होने से याद रखना, P इम्प्लाइज Q भी और Q इम्प्लाइज P भी। चलिए आ रहे हैं अगली स्लाइड पे। देखो बेटा नेक्स्ट क्या है, अब हम कुछ ट्रांसलेशंस देखेंगे। जैसे हमने इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन क्या था हमारा, है ना, P इम्प्लाइज Q टाइप। इम्प्लीकेशन की ट्रांसलेशंस देखी थी हमने टोटल 10, है ना, व्हेन, व्हेनेवर, ओनली इफ देन एंड सो ऑन, मैंने 10 टोटल 10 आपको ट्रांसलेशंस दिखाई थी। तो इसकी ट्रांसलेशंस देखते हैं, मतलब अंग्रेजी में कैसे इसको यूज करना है। तो पहला है बेटा इफ एंड ओनली इफ, जिसको हम बोलते हैं आई डबल एफ। ठीक है, वी कॉल इट एज आई डबल एफ। तो पहला है जी, जैसे पी हमने मान लिया यू कैन टेक फ्लाइट, और क्यू को हमने बोल दिया यू हैव टिकट। तो इफ एंड ओनली वाली बात क्या बोलोगे, यू कैन टेक फ्लाइट, यू कैन टेक फ्लाइट, आई डबल एफ में लिख दूंगा, इफ एंड ओनली इफ यू हैव टिकट। ठीक है, ये बेसिक मीनिंग है इसका इफ एंड ओनली वाली बात का। तो अब इफ एंड ओनली याद होगा आपको कब ट्रू होगा, जब ये दोनों, या तो ये दोनों ट्रू हो या ये दोनों फॉल्स हो। दोनों ट्रू मतलब इमेजिन करो, दोनों ट्रू मतलब आप फ्लाइट ले सकते हो जब आपके पास टिकट है। अच्छा, दोनों फॉल्स का मतलब क्या होगा, आप फ्लाइट नहीं ले सकते जब आपके पास टिकट नहीं है। मतलब हाँ तो हाँ, ना तो ना, दोनों बातें होती हैं तब डबल इम्प्लीकेशन आता है। आई होप आप समझ पा रहे हो। इफ एंड ओनली का बेसिक मतलब क्या हुआ, अगर आप फ्लाइट, यू कैन टेक फ्लाइट इफ एंड ओनली यू हैव टिकट, मतलब आप फ्लाइट लोगे सिर्फ और सिर्फ तब जब आपके पास टिकट होगी। ये हिंदी में मीनिंग हो गया, हिंदी हमारे को अच्छे समझ में आती है तो इसलिए मैंने बोल दिया, आप फ्लाइट तब लोगे, सिर्फ और सिर्फ तब लोगे जब आपके पास टिकट होगी। मतलब आप फ्लाइट ले सकते हो जब टिकट है, आप फ्लाइट नहीं लोगे जब आपके पास टिकट नहीं है। दोनों बातें हैं, प्लीज ध्यान रखना। करो नोट डाउन, अगली साइड पे जंप करता हूं। हो गया जी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, P is necessary and sufficient for Q, ये बहुत प्यारी बात है। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांसलेशन आई है, P is necessary and sufficient for Q।
अब देखो ये चीज आपको याद आ रही है जब मैं आपको बताया था नेसेसरी एंड सफिशिएंट दो तरह की कंडीशंस होती हैं। तो इम्प्लीकेशन में मैं क्या कहता था, P इज सफिशिएंट, हम ऐसे बोलते थे, याद आ रहा है, P इज सफिशिएंट फॉर Q, और इसको मैं क्या कहता था, Q इज नेसेसरी फॉर P, नेसेसरी फॉर P। ठीक है, तो अब हम क्या कह रहे हैं, ये इंप्लीकेशन की कहानी होती है। डबल इंप्लीकेशन में क्या होता है, ये जो P है ना, P इज नेसेसरी एज वेल एज सफिशिएंट, दोनों है ये। P इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट, दोनों है ये, सफिशिएंट फॉर Q। ठीक है, तो इसका बेसिक मीनिंग क्या निकलेगा, नेसेसरी भी है और सफिशिएंट भी है Q के लिए। P इज नेसेसरी ऑल्सो एज वेल एज सफिशिएंट ऑल्सो। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं इसको ऐसे चेंज करके दिखाऊं। देखो पहले तो ये पढ़ो, P इज नेसेसरी फॉर Q। अगर मैं इतनी बात बोलता हूं, या ये चलो इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाऊं, है ना, मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाता हूं। ये देखो मैं बोलता हूं P इज नेसेसरी फॉर Q एंड P इज सफिशिएंट फॉर Q, यही मीनिंग हुआ ना। 2 मिनट में ले रहा हूं बेटा आपके, लेकिन ढंग से चीजें आपको समझा दूंगा। नेसेसरी फॉर Q, नेसेसरी की डेफिनेशन याद है ना, मतलब हम इस तरीके से चलते थे, याद है इंप्लीकेशन में। तो यहां से क्या समझ में, P इज नेसेसरी फॉर Q से Q इंप्लाइज P ट्रू होगा। P इज सफिशिएंट फॉर Q, सफिशिएंट ऐसे चलता था, तो यहां से क्या ट्रू होगा, P इंप्लाइज Q। बीच में क्या लगा हुआ है, एंड। तो यही तो बेसिक मीनिंग होता था ना बेटा डबल इंप्लीकेशन का, जब दोनों ट्रू होते थे, यही तो बात निकल के आई। बताओ आया समझ में कि नहीं, थोड़ा सा टेढ़ा है, अगर नहीं समझ आया तो पीछे चल के दोबारा से देखो। P इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट फॉर Q, ये ट्रांसलेशन मैंने क्यों दी है आपको, क्योंकि हम ऐसे बोला करते थे, याद है, P सफिशिएंट इंप्लीकेशन में P सफिशिएंट फॉर Q, इसको क्या कहते थे, Q इज नेसेसरी फॉर P। याद करो, नहीं याद आ रहा तो प्रीवियस लेक्चर देखो, और तो कोई वे आउट है नहीं। लेकिन अब मैं इस यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, डबल इंप्लीकेशन में क्या होता है, P इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट फॉर Q, तो मेरे को यहाँ पे एरो नहीं दिखाना चाहिए, है ना, आप कंफ्यूज हो गए। मैं इधर दिखाता हूँ, मैं यहाँ दिखाता हूँ ऐसे, P डबल इंप्लीकेशन टू Q, यहाँ पे मैं बोलता हूँ P इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट फॉर Q। ठीक है, डबल इंप्लीकेशन में P नेसेसरी और सफिशिएंट दोनों होता है। अब इसका बेसिक मीनिंग मैंने आपको ये समझाया, इसका मीनिंग क्या हुआ, P इज नेसेसरी फॉर Q एंड P सफिशिएंट फॉर Q, दोनों होंगे। नेसेसरी का मतलब क्या होता था, याद करो, ऐसे चलते थे हम लोग, डायरेक्शन इसके ऐसे होते थे, याद नहीं आ रहा तो इंप्लीकेशन वाला लेक्चर देखो। तो ये आ गया Q इंप्लाइज P, P सफिशिएंट फॉर Q, इसकी डायरेक्शन फॉरवर्ड होती थी तो P इंप्लाइज Q, दोनों ट्रू होने चाहिए एंड, तभी तो ये आएगा, वही तो बात है, तो और कुछ है ही नहीं। आई होप आप समझ गए होगे, चलो शाबाश, नोट डाउन करो, अगले स्लाइड पे जंप करूंगा, हो गया। ठीक है जी, नेक्स्ट स्लाइड देखो भाई, नोट करके हमने लिखा है, डबल इंप्लीकेशन हैज ओनली टू वेज। मैंने सिर्फ आपको दो ही ट्रांसलेशन दिखाई, और को दिखाई नहीं है, कितनी मजेदार बात है। डबल इंप्लीकेशन हैज ओनली टू वेज, और बाकी जो भी वेज बनाओगे आप इन्हीं से घुमा तोड़ मोड़ के बना लोगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन आएगा तो आप वो भी अटेम्प्ट कर दोगे, बट जनरली मैंने आपको सिर्फ दो ही तरीके दिखाए, वहां पे 10 दिखाए थे, यहाँ पे सिर्फ 2 दिखाए हैं। हाँ जी, तो डबल इंप्लीकेशन हैज ओनली टू वेज बट इंप्लीकेशन हैज 10 वेज फॉर ट्रांसलेशन, ऐसा क्यों है, व्हाई दिस इज ट्रू। तो इसका, इस बात का मैं आंसर कर रहा हूँ। एक्चुअली जब हम इंप्लीकेशन की बात करते थे ना बेटा, वहां पे 4 हमने देखे थे, है ना, इसको हमने क्या नाम रखा था, डायरेक्ट, याद करो, इसका नाम हमने क्या रखा था, कन्वर्स, इसका नाम हमने क्या रखा था, इनवर्स, और इसका नाम क्या रखा था बेटा, कॉन्ट्रा पॉजिटिव, है ना, याद आ रहा है आप लोगों को। तो ये और ये इक्विवेलेंट हुआ करते थे, ये और ये इक्विवेलेंट हुआ करते थे, बट डायरेक्ट और कन्वर्स इक्विवेलेंट नहीं थे, याद आ रहा होगा आपको, सेम नहीं थे मतलब। अब यहाँ पे जब हम देखते हैं ना बेटा, P डबल इंप्लीकेशन टू Q या Q डबल इंप्लीकेशन टू P, नॉट P डबल इंप्लीकेशन टू नॉट Q, नॉट Q डबल इंप्लीकेशन टू नॉट P, ये एक्चुअली सारे के सारे बेटा इक्विवेलेंट हैं, सारे के सारे बराबर हैं। आप बोलोगे कि सर ऐसा क्यों, मैं नहीं कहता, मैथमेटिक्स बोलती है बेटा, आपको टेंशन है तो बूलियन अलजेब्रा में चेंज करके देखो। तो पहले को आप क्या लिखोगे, P x नॉर Q, दूसरे को क्या लिखोगे, Q x नॉर P, इसको क्या लिखोगे, P बार x नॉर Q बार, अगले को क्या लिखोगे, Q बार x नॉर P बार। याद करो जब मैंने एक्स और एक्स नॉर पढ़ाए थे आपको डिराइव्ड ऑपरेटर्स वाले वीडियो में जा करके देखना आप, P x नॉर Q और ये Q x नॉर P दोनों सेम है, कॉम्बिनेटिव तो होता था एक्स नॉर, याद आ रहा होगा आपको। नहीं तो और बूलियन अलजेब्रा में खोल खोल के देख लो, मैं इसके ऊपर और कुछ नहीं कर सकता बेटा, बहुत टाइम वेस्ट होगा। मैं बार बार बता रहा हूँ, मेरे को बिल्कुल मीनिंगफुल बातें बतानी। हाँ जी, तो ये दोनों चीजें बराबर हैं क्योंकि कॉम्बिनेटिव होता था, और ये भी बराबर थे, याद करो, है ना, थोड़ा अच्छे से बोलूं तो ये और ये, है ना, ये और ये एकदम बराबर थे, क्योंकि P और Q में आप सिमिलैरिटीज देख रहे हो, तो P बार और Q बार में भी तो सिमिलैरिटीज देख रहे हो, याद करो, ये आप इसको खोल के देख लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, आप प्लीज इसको बूलियन अलजेब्रा में खोल करके देख लेना, सेम आएगा। सिमिलरली ये तो सभी तो सेम है, चारों के चारों एकदम सेम है, इसलिए फिर यहाँ पे ज्यादा वो नहीं बने हमारे पास, ज्यादा बेस बने ही नहीं। यहाँ पे तो सीधे बनते थे ना, ये डायरेक्ट हो गया, ये कन्वर्स हो गया, ये इनवर्स हो गया, कॉन्ट्रापोजिटिव हो गया, तो डायरेक्ट और कन्वर्स के लिए हम अलग अलग तरीके से आपको दिखाया करते थे। आई होप आपको याद आ रहा होगा, चलो शाबाश, नोट डाउन करो, अगली स्लाइड पे जंप करेंगे, हो गया जी, ठीक है।
तो यहाँ से बस इस स्लाइड में आपको समझ में आया है कि पी डबल इम्प्लीकेशन टू क्यू, क्यू डबल इम्प्लीकेशन टू पी, नॉट पी डबल इम्प्लीकेशन टू नॉट क्यू, नॉट क्यू डबल इम्प्लीकेशन टू नॉट पी, ये सभी बराबर हैं। लेकिन इम्प्लीकेशन में ऐसा नहीं था बेटा, डायरेक्शन मैटर करा करती थी वहां पे। चलो आ जाते हैं आगे, हो गया नोट डाउन, ठीक है। अब देखो बेटा आगे, फाइंड द लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर दिस, है ना, ये मैंने दे दिया आपको, P इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट फॉर Q। कैसे खोलें इसको? तो इसको मैं ऐसे कहना चाहता हूँ, P इज नेसेसरी फॉर Q। मैं इसको थोड़ा ढंग से बोलूं तो P मतलब ताकि आप चीजें मतलब ग्रैब कर सकें अच्छे से, लिख लो यहाँ पे, P इज नेसेसरी फॉर Q बट P इज नॉट सफिशिएंट फॉर Q। बात तो वही है ना, मतलब बार बार लिखने का हम आलस करते हैं अंग्रेजी की, ये तो खास बात है ही। P इज नेसेसरी फॉर Q बट P इज नॉट सफिशिएंट फॉर Q, यही कहना चाहता हूँ ना मैं। चलो शाबाश, अब इसको लिखो, P इज नेसेसरी फॉर Q, तो P इज नेसेसरी फॉर Q, इज नेसेसरी ऐसे चला करता था, तो ये कैसे आएगा बेटा, Q इम्प्लाइज P आएगा, है ना, या लिख लो कोई बात नहीं, P Q और ऐसे लिख दो, Q इम्प्लाइज P ऐसे। अच्छा जी, बट याद आ रहा होगा आपको, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था एंड टाइप होता है, बट P इज नॉट सफिशिएंट फॉर Q। तो आप मुझे पहले तो ये समझाओ, P सफिशिएंट फॉर Q कैसे लिखते थे हम लोग? P इज सफिशिएंट फॉर Q, तो इसकी डायरेक्शन ऐसी होती थी लाइक दिस। अब अगर मैं आपको बोल दूं P इज नॉट सफिशिएंट फॉर Q, इसका मतलब क्या होगा? प्लीज ध्यान रखना बेटा, ऐसे लगा के छोड़ दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, नॉट P नहीं करना मैंने, इसका मतलब क्या हो जाएगा, नॉट P सफिशिएंट फॉर Q। बात समझ रहे हो ना? देखो, अगर आपने खाली ऐसे छोड़ दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको बहुत तंग करेंगे बेटा, प्लीज बहुत ध्यान से समझ लो। अगर आपने ऐसे करके छोड़ दिया तो नोट का स्कोप तो ये यहीं तक रह जाएगा ना बेटा, P तक, तो ये तो एक किस्म से ऐसे हो जाएगा। और ये चीज नहीं याद आ रही आपको, तो मैंने आपको यू कैन से प्रेसिडेंस दिखाई थी, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होती है, फिर नोट होता है, फिर एंड होता है, फिर और होता है, फिर इम्प्लीकेशन और फिर डबल इम्प्लीकेशन, है ना। तो वहीं से आप चेक कर सकते हो, ये इम्प्लीकेशन और नोट है तो नोट पहले होगा, तो नॉट P करोगे फिर इम्प्लाइज Q करना चाहते हो। तो इसका मतलब बेटा पता है क्या हुआ, अगर नॉट नहीं लगाते तो आप क्या बताते, P सफिशिएंट फॉर Q। अब आप क्या कहोगे, नॉट P सफिशिएंट फॉर Q। ये थोड़ी मैं कह रहा हूं यहाँ पे, मैंने तो ये कहा P इज नॉट सफिशिएंट फॉर Q, मैंने ये नहीं कहा नॉट P सफिशिएंट फॉर Q। आई होप आप समझ पा रहे होगे। प्लीज, ये बहुत सब्टल डिफरेंस है, बहुत माइन्यूट माइन्यूट सी बातें हैं जो कोई नहीं बताएगा आपको। हाँ जी, तो ये बात पकड़ में आई, मतलब मेरे को ये चीज ठीक नहीं लग रही। तो अल्टीमेटली P इज नॉट सफिशिएंट फॉर Q के लिए हमारे को क्या कहना चाहिए था, P इंप्लाइज Q करके इस पूरे का नोट कर देना चाहिए था। आई होप आप पकड़ गए होगे। तो यहाँ पे बट का मतलब एंड हुआ, तो P इंप्लाइज Q का पूरे का नोट कर देना, ये ठीक है जी। तो अल्टीमेटली अब मैं इसको थोड़ा सा, आप कहते हो तो सिंप्लीफाई कर देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जानते हो सब करना, बट फिर भी कर देता हूँ, कोई बात नहीं। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, Q इंप्लाइज P एंड नॉट ऑफ P इंप्लाइज Q, लाइक दिस, ठीक है। अच्छा जी, तो अब इसको क्या खोल सकते हैं आप लोग, Q बार प्लस में P डॉट, बोलने जब ऐसे कर रहा हूँ। अच्छा, ये क्या हुआ भाई, P बार प्लस में Q का होल बार, क्योंकि पूरे पे नोट लगा हुआ था। और खोल दो इसको, चलो ऊपर जाके खोल देता हूँ। हाँ जी, तो क्या बन के आएगा ये बेटा, P प्लस में Q बार डॉट Q बार प्लस में P, देखो आराम से पकड़ में आ रहा है। फिर डी मॉर्गन लॉ से फिर से खोल दिया मैंने, Q बार प्लस में P। अच्छा, अब आपको याद आ रहा होगा बेटा, ये हम क्या करते थे, Q बार सेम नजर आ रहा है ना, तो ये हम, और P भी सेम नजर आ रहा है। ये क्या हो गया, सेम ही आ गया क्या, Q बार प्लस में P डॉट, अच्छा अच्छा, हाँ सॉरी, मैं यहाँ पे गड़बड़ कर गया, Q बार डॉट P आना चाहिए था, सॉरी फॉर दैट, Q बार डॉट P, है ना, वही मैं कहूँ सेम कहाँ से आ गया। हाँ जी, तो Q बार डॉट P मैं लिख देता हूँ, Q बार डॉट P, डी मॉर्गन्स लॉ लगाया मैंने, कुछ नहीं किया, चेंज द साइन ब्रेक द लाइन, है ना, लाइन को ब्रेक कर दिया, तो Q बार डॉट P आ गया। हाँ जी, अब खोल दो इसको फटाफट, Q बार डॉट P तो वही बात है, Q बार डॉट P आएगा, और Q बार डॉट P डॉट Q बार वही Q बार डॉट P ही आएगा, तो अल्टीमेटली घुमा फिरा करके क्या बन के आएगा, Q बार डॉट P। आई होप आप समझ पा रहे हो, खोल के देख लेना, इसमें कुछ है नहीं, दोबारा से देख लो, Q बार डॉट P के साथ P करोगे तो वही बात है Q बार डॉट P आएगा, और फिर Q बार डॉट P के साथ फिर Q बार करोगे तो वही बात है Q बार डॉट P आएगा, है ना। तो अल्टीमेटली Q बार डॉट P प्लस Q बार डॉट P डेट विल बी Q बार डॉट P ओनली, वही पता है आपको, x प्लस x इज x, आइडिया इंपॉर्टेंट लो, इतना तो बेसिक्स नहीं बोलना चाहिए, आप अपने जानते हो, सब कर लेना प्लीज। अल्टीमेटली हमारे पास ये आंसर है बेटा, दिस इज करेक्ट, दैट्स इट, ठीक है। Q बार डॉट P इज आवर फाइनल आंसर, इसको घुमा फिरा करके हम ये बोल सकते हैं। चलो शाबाश, नोट डन करो, अगली स्लाइड पे जंप करेंगे, यही लॉजिकल एक्सप्रेशन कहा था ना। अच्छा, बुलियन जबरा में तो इसको लॉजिक में चेंज कर लेना, इसमें क्या हो गया, है ना, तो मैं इसको इधर चेंज करके दिखा देता हूँ, तो क्या बोलोगे आप, नॉट ऑफ Q एंड P, दैट्स इट, दिस इज माय फाइनल आंसर। चलो शाबाश, कर लो नोट डाउन, अगली साइड पे जंप करूंगा, हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, P इज नॉट सफिशिएंट फॉर Q एंड नॉट P इज सफिशिएंट फॉर Q, क्या ये दोनों बातें बराबर है? अभी मैंने आपको समझाया था, P इज नॉट सफिशिएंट फॉर Q, इसको आप कैसे खोलोगे, नॉट ऑफ P इंप्लाइज Q,
है ना, क्योंकि अभी जस्ट अभी समझाया। और नॉट पी सफिशिएंट फॉर क्यू, इसका मतलब क्या होगा, लाइक दिस, नॉट पी इंप्लाइज क्यू, लाइक दिस, ठीक है। हाँ जी, तो क्या है, दोनों चीजें बराबर हैं? अरे ऑफ कोर्स, कोई भी बताएगा बराबर नहीं है। फिर भी डाउट आ रहा है आपको कि क्या पता सर बराबर ना आ जाए, बूलियन अलजेब्रा से खोल लो, कौन मना कर रहा है आपको? सबसे राम बाण है बेटा, बूलियन अलजेब्रा राम बाण है, हर चीज का इलाज है बूलियन अलजेब्रा। तो आप इसको कैसे खोलोगे, पी बार प्लस में क्यू का पूरा बार, यही हो ना, पी बार प्लस में क्यू का पूरा बार, तो ये क्या बन के आएगा बेटा, पी डॉट क्यू बार। अच्छा, ये कैसे खुलेगा, नॉट ऑफ पी इंप्लाइज क्यू था, तो नॉट ऑफ पी का फिर नॉट करोगे तो पी ही आएगा, और ये क्या आ जाएगा, क्यू, पी प्लस में क्यू। तो ये कौन कह रहा है बराबर है, नहीं है, हो गया काम खत्म। चलिए शाबाश, नोट डाउन करो, अगली स्लाइड पे जंप करूंगा। हो गया, ठीक है। फाइंड लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर P is sufficient but not necessary for Q। बिल्कुल मिलता जुलता सवाल है, इसमें ज्यादा कोई खास है नहीं, तो वही बात होगी, P is sufficient for Q but P is not necessary for Q, ये कहना चाहता हूं मैं। P is sufficient for Q, P is sufficient for Q मतलब ऐसे, याद आ रहा होगा आपको, sufficient ऐसे चलता था, बट P is not necessary for Q, तो P is not necessary for Q, तो necessary की डायरेक्शन ऐसे थी, तो नॉट ऑफ P, Q implies P, है ना, आई होप आप समझ पा रहे होगे, नॉट ऑफ Q implies P, लाइक दिस, है ना, इधर Q है ना, तो Q से P की तरफ जाएंगे, Q से P की तरफ, तो ऐसे, ठीक है। बट था तो मतलब बीच में एंड डाल देना, सो सिंपल, आप कुछ है ही नहीं, इसको सॉल्व कर लो। तो ये क्या आएगा बेटा, P बार प्लस में Q डॉट, बूलियन अलजेब्रा में फटाफट से कर रहा हूं, Q बार प्लस में P का पूरा बार, तो अल्टीमेटली ये क्या आएगा बेटा, P बार प्लस में Q डॉट P बार। अब फिर वही बात होगी, P बार Q हो गया ना, P बार Q डॉट P बार, P बार Q, P बार Q डॉट Q, P बार Q, तो अल्टीमेटली घुमा फिरा करके आंसर वही आएगा, आइडेम्पोटेंट लॉ से P बार Q प्लस में P बार Q इज P बार Q ओनली, तो आंसर क्या आएगा बेटा, P बार डॉट Q, ठीक है। तो इसको आप बूलियन अलजेब्रा स्टाइल में लिखने, ये तो बूलियन अलजेब्रा स्टाइल लॉजिकल एक्सप्रेशन कहा गया था, तो लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या लिखोगे, नॉट ऑफ P एंड Q, दैट्स इट, काम खत्म, ठीक है, नॉट ऑफ P एंड Q इज आवर आंसर। चलो शाबाश, नोट डाउन करो, अगली स्लाइड पे जंप करूंगा। अब प्लीज ध्यान रखना बेटा, ऑप्शन में ये ऐसे ब्रैकेट लगी हुई आ सकती है, प्लीज ये गलती मत कराना, दिस इज नॉट इक्वल टू सेइंग एज नॉट ऑफ P एंड Q लाइक दिस, ऐसे ब्रैकेट नहीं, इस पे ब्रैकेट लगाने का मतलब क्या होगा, P एंड Q का पूरा बार हो गया, बट ये क्या कह रहा है, खाली P बार है और साथ में Q है, बेसिक बात है, पकड़ गए, चलो शाबाश, करो नोट डाउन, आ रहे हैं अगली स्लाइड पे, हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, एप्लीकेशन ऑफ इम्प्लीकेशन एंड डबल इम्प्लीकेशन इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में इनकी क्या एप्लीकेशन आती है, इम्प्लीकेशन की भी और डबल इम्प्लीकेशन की भी। ध्यान रखना बेटा, डबल इम्प्लीकेशन इज यूज्ड इन टू वे थ्योरम और इम्प्लीकेशन इज यूज्ड इन वन वे थ्योरम। तारे बना लो बेटा, तारे बना लो जितने बनाने हैं, वन वे थ्योरम पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि डायरेक्शन मैटर करती है, इम्प्लीकेशन में डायरेक्शन मैटर करती है, डबल इम्प्लीकेशन में डायरेक्शन मैटर नहीं करती है, इसीलिए इस पे ज्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस कम रहते हैं, वैरायटी नहीं बनेगी ना इसीलिए, है ना। तो वन वे पे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए ये बहुत आएंगे पेपर में, बहुत सारे, ठीक है। अब जैसे आगे तो हम अभी शायद नहीं पढ़ा होगा आपने, बट आगे चल के मैं टीओसी पढ़ाऊंगा, तो मैं बोलूंगा एवरी फाइनाइट लैंग्वेज इज रेगुलर, तो यहीं से वन वे थ्योरम बन गई, फाइनाइट इंप्लाइज रेगुलर, तो जब भी लैंग्वेज फाइनाइट होगी वो रेगुलर जरूर होगी, ये वन वे थ्योरम है बेटा। वन वे है मतलब इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, कन्वर्स मतलब क्या होगा, रेगुलर इंप्लाइज फाइनाइट, जो भी रेगुलर लैंग्वेज होती है वो फाइनाइट होती है, नहीं बकवास है बात, बहुत सारी लैंग्वेजेस रेगुलर होंगी जो इनफाइनाइट निकलेंगी, फाइनाइट नहीं होती। अगर समझ आ रहा है अच्छी बात, नहीं तो तुम्हारा गोली, टीओसी में मैंने आपको अगले नेक्स्ट सब्जेक्ट टीओसी पढ़ाना है, वहां पे आपके साथ डिस्कस करूंगा, जस्ट एज सेक ऑफ एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको। वन वे थ्योरम में क्या यूज होता है बेटा, इंप्लीकेशन, यही हमने यूज करके दिखा दिया आपको, इंप्लीकेशन, ठीक है। और टू वे थ्योरम में डबल इंप्लीकेशन यूज होता है, पर ठीक है, हमारे को मैथमेटिक्स की बात करनी है, तो मैं आगे चल के आपको थोड़ा सा मैथमेटिक्स में दिखा देता हूँ, जो चीजें आपकी जानी पहचानी होंगी। लेट मी जंप टू द नेक्स्ट स्लाइड, नोट डाउन कर लो, ठीक है। देखो बेटा, पाइथागोरस थ्योरम, ये आई थिंक सबने सुनी होगी, है ना। क्या कहते हैं हम लोग, जैसे ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना, तो ये ले लेते हैं से ए बी और सी, तो आप क्या कहोगे, ए बी का स्क्वायर प्लस में ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर, ये हम बोलते हैं ना। तो मतलब अगर राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो ये चलेगा, है ना, ये इक्वेशन होल्ड करेगी, और अगर ये इक्वेशन होल्ड कर रही है तो ट्राइंगल हमेशा राइट एंगल होगा, दोनों बातें होती हैं बेटा, इसलिए याद रखना, पाइथागोरस थ्योरम इज टू वे थ्योरम, टू वे थ्योरम मतलब दोनों चीजें हैं, ठीक है। तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज दिस भी चल रहा है, साथ साथ ये भी चल रहा है, ए बी का स्क्वायर प्लस में ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर, दिस इंप्लाइज आवर ट्राइंगल इज राइट एंगल्ड, मतलब ए बी और सी, लाइक दिस,
आई होप आप पकड़ पा रहे होगे। मैं बहुत ज्यादा डीप में जा रहा, इट विल सिंपली वेस्ट आवर टाइम। बेसिक बात मेरे को समझानी थी, पाइथागोरस थ्योरम इज टू वे थ्योरम। टू वे थ्योरम मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये होल्ड करेगी, और अगर ये होल्ड कर रही है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, बस दोनों बातें होल्ड करती हैं। ये है बेसिक मीनिंग टू वे थ्योरम का। ठीक है, इसका मतलब एक ये भी निकलता है कि अगर बाय चांस ए बी का स्क्वायर प्लस में सी का स्क्वायर बीसी के स्क्वायर के बराबर नहीं आया, तो इसका मतलब ट्रायंगल राइट एंगल नहीं होगा। मतलब इनडायरेक्टली, चलो मैं ऐसे समझाता हूं आपको। इन दोनों बातों से आप बेटा क्या निकाल सकते हो, इन दोनों बातों से आप ये कहोगे कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, सो दैट इज इफ इक्विवेलेंट टू सेइंग एज ए बी का स्क्वायर प्लस में ए सी का स्क्वायर, ठीक है ना, इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। इफ एंड ओनली इफ लग गया बीच में, है ना, इफ एंड ओनली इफ लग गया, डबल इंप्लीकेशन लग गया। तो डबल इंप्लीकेशन लग गया तो वही बात आएगी बेटा, जैसे हमने चार चीजें दिखाई थी, चारों इक्विवेलेंट है, तो आप इसको इंडायरेक्टली ये भी कह, ये चलो ठीक है, राइट एंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मैंने इसके वो नहीं लिखे, मैं लिख देता हूँ, चलो ए बी सी, ये लो, ठीक है, हाँ जी, ए बी सी ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इफ एंड ओनली इफ दिस इज द केस, ए बी का स्क्वायर प्लस में सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर, और दोनों चीजें आएंगी, है ना, ये दोनों चीजें आई हैं, तो इन दोनों से मैंने ये चीज निकाली है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। और दोबारा से बोल रहा हूँ, टू वे कहने का मतलब क्या है बेटा, अगर ए बी का स्क्वायर प्लस में सी का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू बी सी का स्क्वायर, दैट मीन्स व्हाट, ट्राइंगल विल नॉट बी राइट एंगल्ड। ये चलो अब बात उठ रही है तो मैं कर ही देता हूँ, मैं सोच रहा था ना बोलूं, बट स्टिल कोई बात नहीं, मैं बोल देता हूँ। देखो बेटा, पी डबल इंप्लीकेशन टू क्यू, नॉट पी डबल इंप्लीकेशन टू नॉट क्यू, है ना। और फिर हमने क्या देखा था, ये क्यू डबल इंप्लीकेशन टू नॉट पी, क्यू डबल इंप्लीकेशन टू पी, और साथ में नॉट क्यू डबल इंप्लीकेशन टू नॉट पी, है ना। ये चार चीजें थी, ये चारों इक्विवेलेंट है। तो इसका मतलब क्या होगा, अब मैं, ये राइट एंगल्ड हो गया, तो दैट इज सेम एज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। ये अब लेंथ ले लेता हूँ, ये एक्स होगी, ये वाई होगी, ये जेड होगी, ठीक है, लेंथ ले लिया हमने। नंबर ए बी सी लिख रहा था तो उसमें टाइम वेस्ट हो रहा था, हाँ जी। तो ये बेसिक मीनिंग हुआ इस चीज का, टू पाइथागोरस थ्योरम का। अच्छा, ये चीज क्या कहेगी कि अगर ट्राइंगल राइट एंगल नहीं है, जैसे ये एक ट्राइंगल है, ये एक्स, ये वाई, ये जेड, तो इसका इसको आप क्या कहोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जेड स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया सेकंड वाली बात। थर्ड वाली बात क्या हुई, इसकी एकदम उल्टी फालतू की बात है, बट फिर भी लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, दैट विल बी सेम एज दिस राइट एंगल ट्राइंगल। और लास्ट क्या बात हुई, नॉट क्यू डबल इंप्लीकेशन टू नॉट पी, ये इसका उल्टा बस, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नॉट इक्वल टू जेड स्क्वायर, दैट मीन्स ट्राइंगल इज नॉट राइट एंगल्ड। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होगे, ठीक है जी। तो क्लैरिटी आ रही होगी सबको। तो दैट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ टू वे थ्योरम, ठीक है। दोनों तरीके से चलेगी, मतलब सिंपल भाषा में बात करूं, हाँ तो हाँ, ना तो ना, सिंपल एकदम, हाँ तो हाँ, ना तो ना। मतलब अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है तो राइट ट्राइंगल राइट एंगल है, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर नहीं है तो ट्राइंगल राइट एंगल नहीं है, दैट्स इट, बस काम खत्म, ठीक है। और ज्यादा मुझे नहीं बोलना चाहिए, आपको अच्छे से क्लैरिटी आ गई होगी। तो ये सब एक जैसे हैं। आ रहे हैं अगली स्लाइड पे, नोट डाउन कर लिया सबने, चलिए ठीक है जी। अब देखो, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री देन sin थीटा इज इक्वल टू 1। ये ऑफ कोर्स आप आराम से देख करके बोलोगे कि ये वन वे थ्योरम है, ये वन वे है। तो मतलब सिंपल भाषा में क्या कहना चाहते हो, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री इंप्लाइज sin थीटा इज इक्वल टू 1। अब वो चारों बातें आएंगी जैसे हमने अभी देखी थी, चारों बातें क्या, ये हो गया डायरेक्ट कन्वर्स, sin थीटा इज इक्वल टू 1 इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगला क्या होगा, थीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री implies sin theta is not equal to 1। और नेक्स्ट क्या होगा, sin theta is not equal to 1 implies theta is not equal to 90 डिग्री। तो ये बेटा क्या हो गया, डायरेक्ट। अच्छा, ये क्या हो गया बेटा, इसका उल्टा मतलब कन्वर्स। अच्छा, ये क्या हो गया बेटा, इनवर्स, है ना, दिस नॉट ऑफ दिस इंप्लाइज नॉट ऑफ दिस, ये इनवर्स हो गया। और ये क्या हो गया बेटा, कॉन्ट्रा पॉजिटिव, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। अब ये मैं नहीं कह रहा, मैथमेटिक्स कह रही है डायरेक्ट और कॉन्ट्रा पॉजिटिव एकदम सेम होते हैं, ये और ये एकदम इक्विवेलेंट होती हैं। तो अब वन वे थ्योरम थी तो ये तो ठीक है बात एकदम, थीटा 90 डिग्री होगा तो sin थीटा 1 होना ही होना है, दैट इज फॉर श्योर। प्लीज बात समझो आराम से, अगर थीटा 90 डिग्री होगा तो sin थीटा 1 होना ही होना, दैट इज फॉर श्योर, ये आपको पता है ना। मतलब इन द सेंस ये थ्योरम ट्रू क्यों है, ये थ्योरम ट्रू इसलिए है बेटा, क्योंकि आप किसी भी तरीके से आप जितना मर्जी जोर लगा लो, इस वाले पार्ट को ट्रू करो, इस वाले पार्ट को फॉल्स करो, इसमें आप कामयाब नहीं हो सकते। मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में बहुत बार बताया है, इसको ट्रू इसको फॉल्स करने में आप कामयाब नहीं हो सकते जितना मर्जी जोर लगा लो, ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये वाली जो थ्योरम है ये फॉल्स है,
कैसे मैं प्रूव करूं ट्रू है फॉल्स है? मैं बोलूंगा कि इसको ट्रू करके इसको फॉल्स करने में अगर मैं कामयाब हो गया तो मेरी बात बन जाएगी। साइन थीटा 1 है, इंप्लाई थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है साइन थीटा 1 हो तो थीटा 2 पाई प्लस 90 भी हो सकता है। याद है ना आपको ये साइन वेव जो हम बनाया करते थे, साइन थीटा वाला ग्राफ नहीं पता क्या? ये देखो, ये ऐसे चलती रहेगी ना वेव। हाँ जी, तो ये क्या हुआ बेटा, पाई बाय 2। ये पाई पे 0 होता है, 3 पाई बाय 2 पे -1 होता है, 2 पाई पे 0 होता है, 2 पाई प्लस में पाई बाय 2 मतलब 5 पाई बाय 2, 2 पाई प्लस में पाई बाय 2 मतलब 5 पाई बाय 2 पे फिर से ये बेटा 1 होएगा, साइन थीटा विल बी 1 अगेन। आई होप आप समझ पा रहे होगे। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 का मतलब थीटा 90 डिग्री होगा, कोई जरूरी नहीं है। थीटा 5 पाई बाय 2 भी हो सकता है। ये आप चेंज कर लेना, कितना आएगा ये 360 जब 90 कर लो 360 450, 450 डिग्री पे भी साइन थीटा हमारा 1 निकलता है। ठीक है ना? तो साइन थीटा 1 होने का मतलब थीटा 90 डिग्री नहीं होता, थीटा 450 डिग्री भी हो सकता है। आई होप आप समझ पा रहे हो गया ना? तो ये क्या किया मैंने, आप समझ पा रहे हो ना बेटा? 2 पाई तक तो हो गया, 2 पाई प्लस में पाई बाय 2, 2 पाई कितना होता है 360, 360 प्लस पाई बाय 2 मतलब 90, तो 360 प्लस 90 450, तो 450 पे भी ये आता है। तो ये ट्रू हो ये फॉल्स हो करने में कामयाब हो गया तो चुपचाप से बोल देना बेटा ये स्टेटमेंट फॉल्स है। और तभी तो मैंने बोला था ना वन वे थ्योरम है ये, तभी तो मैंने बोला था वन वे थ्योरम है, ये फॉल्स है, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। व्हाई दिस इज ट्रू, आई होप आप समझ पा रहे होगे। थीटा 90 है तो साइन थीटा 1 होना ही होना है, दैट इज फॉर श्योर, इसको कोई रोक नहीं सकता। अगले देखो बेटा, थीटा 90 डिग्री नहीं हो तो इसका मतलब साइन थीटा 1 नहीं हो सकता, दैट इज अभी तो समझाया, ये मैंने बताया नहीं था आपको, दोनों चीजें इक्विवेलेंट होती हैं, है ना? कन्वर्स और इनवर्स एकदम इक्विवेलेंट होता है, तो आप खुद से कैसे कर सकते हैं ये चीज, क्यों? साइन थीटा 1 है, थीटा 90 डिग्री है, ये फॉल्स हमने अभी प्रूव किया है। ये भी बिल्कुल वही चीज करने की कोशिश कर रहा है, मतलब थीटा 90 डिग्री नहीं होगा, साइन थीटा 1 नहीं होगा, बात बिल्कुल गलत है। अभी मैंने आपको समझाया था, थीटा ले लो आप 450, है ना? तो इसको मैं अच्छा थीटा 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, तो मैंने थीटा 450 ले लिया, मतलब इसको मैंने ट्रू कर लिया और इसको मैं फॉल्स करने में कामयाब हो गया। साइन थीटा 1 नहीं होना चाहिए लेकिन साइन थीटा 1 आया है। आई होप आप समझ पा रहे होगे, इसको मैं ट्रू कर गया ना। इसके लिए क्या करना है आपको, इसको ट्रू करना है, इसको फॉल्स करना है किसी भी तरीके से, इसको ट्रू करने में मैं कामयाब हो गया। मैंने क्या ले लिया, थीटा इज इक्वल टू 450 डिग्री, 450 ले लिया मैंने, तो 450 90 बराबर नहीं है, तो मैंने ट्रू कर दिया इस चीज को। और साइन थीटा इज नॉट इक्वल टू 1, तो मैं इसको फॉल्स कर पा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि साइन थीटा तो 1 आया है, मेरा साइन थीटा 1 आया है। तो सेम एग्जांपल पुट हो गया ना दोनों में, मतलब दोनों बात इक्विवेलेंट है, ये हमारे को पता है। अच्छा लास्ट देख लो बेटा, थीटा इज नॉट इक्वल टू 1 इंप्लाइज थीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, है ना? मतलब साइन थीटा इज नॉट इक्वल टू 1, साइन थीटा 1 नहीं है, इसका मतलब थीटा 90 डिग्री नहीं होगा, कंफर्म है बात। ऑफ कोर्स साइन थीटा 1 नहीं है, मतलब आप साइन थीटा की वैल्यू से 1/2 ले रहे होगे या साइन थीटा की वैल्यू कुछ भी ले रहे होगे, 90 डिग्री तो नहीं आएगा ना उसमें, कंफर्म है बात। मतलब इसको ट्रू इसको फॉल्स करने में आप सारी उम्र कामयाब नहीं हो सकते। इसको ट्रू कर जाओ, मतलब साइन थीटा 1 ना लो, साइन थीटा आप 1/2 ले लो, जो मर्जी कर रहा है आपको वो ले लो, √3/2 ले लो, जो भी लेना है, तो साइन थीटा तो 90 डिग्री नहीं आया होगा, कंफर्म है। ठीक है, चलिए आई होप आप समझ पा रहे होगे। तो ये दोनों एकदम इक्विवेलेंट है, तो डायरेक्ट और कॉन्ट्रापोजिटिव एकदम इक्विवेलेंट है, कन्वर्स और इनवर्स एकदम इक्विवेलेंट है। और अच्छी बात बोलूं, अच्छी बात बोलूं, देखो अच्छी बात मैं आपको ये समझाता हूँ। P implies Q बेटा डायरेक्ट है ना, तो उसका कॉन्ट्रापोजिटिव क्या होगा, नॉट Q implies नॉट P। अब P implies Q का कन्वर्स क्या होता है बेटा, Q implies P, तो इसका कॉन्ट्रापोजिटिव क्या होगा, इसका कॉन्ट्रापोजिटिव नॉट P implies नॉट Q नहीं होगा क्या? तो दोनों बराबर होने से डेड श्योर है ये बात, और ये बराबर होने थे, ये हमारे को पता है ना? तो ये क्या हो गया कन्वर्स और ये क्या हो गया इनवर्स, तो ये दोनों इक्विवेलेंट निकलेंगे, क्यों? क्योंकि ये दूसरे के कॉन्ट्रापोजिटिव वर्जन होते हैं, ध्यान रखना। आई होप आप पकड़ पा रहे होगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, और क्यों बराबर थे मैं नहीं कहता, बोले जब हम चेंज करें, देखो फटाफट सब प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने बार बार बता रखा है, तो बार बार बोल के टाइम पास तो करूंगा नहीं मैं यहाँ पे, आप अपने आप से समझ पा रहे होगे। चलो शाबाश, इसको करके देख लेना, बोले जब चेंज करके सेम आएंगे। चलो हो गया, ठीक है जी, तो दैट्स इट, ये भी आप समझ पा रहे होगे, थीटा 90 डिग्री तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1। आ रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, तो ये वन वे थ्योरम मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, ठीक है? ऐसे ही बहुत एग्जांपल देखेंगे, पूरी कंप्यूटर साइंस में मैंने ये बातें बोलनी है, पूरी कंप्यूटर साइंस में इतने इतने सारे टॉपिक्स आएंगे, मैं क्या बोलूं, सेट थ्योरी में दुनिया भर की थ्योरम्स आएंगी, उसके बाद ग्राफ थ्योरी में दुनिया भर की थ्योरम्स आएंगी, ग्रुप थ्योरी में थ्योरम्स आएंगी, हर जगह वन वे थ्योरम घुसी पड़ी है बेटा, और वन वे थ्योरम आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि इन्हीं से ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन के आएंगे। जैसे ये तो बहुत बेसिक सी थ्योरम थी, तो मैंने आपको यहाँ पे 4 चीजें दिखा दी कि अगर थीटा 90 डिग्री होगा तो साइन थीटा 1 होगा, तो ऐसे पूछ सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 1 है तो थीटा 90 डिग्री होगा, क्या ये बात ट्रू है फॉल्स है, तो आप इमीडिएटली बोल करके स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होगे। ऐसे ही जैसे मैं टीयूसी का एग्जांपल ले रहा था, एवरी फाइनाइट लैंग्वेज इज रेगुलर, तो क्या एवरी रेगुलर इज फाइनाइट, ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन बन के आएंगे, समझ रहे ना? अब देखो आपका बहुत दिमाग खराब होगा पेपर में, लेकिन अगर आपको लॉजिक आता हो तो बहुत जल्दी पकड़ोगे। देखो तो बोलूंगा एवरी फाइनाइट लैंग्वेज इज रेगुलर, ये आपको थ्योरम आती है, यही मजा है वन वे थ्योरम का, मैं आपको पावर दिखाता हूँ वन वे थ्योरम की। एवरी फाइनाइट लैंग्वेज इज रेगुलर, तो आप इसको मैथमेटिक्स में ऐसे चेंज कर लोगे, लॉजिक फॉर्मूले में चेंज कर लोगे, एफ इंप्लाइज आर, फाइनाइट इंप्लाइज रेगुलर। अब 4 क्वेश्चन बन के आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू करके आपसे पूछेगा, ए ऑप्शन दे देगा एवरी फाइनाइट लैंग्वेज इज रेगुलर, तो अंग्रेजी लिख लेना इसकी प्लीज, मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। दूसरा ऑप्शन क्या बनाएगा, एवरी रेगुलर लैंग्वेज इज फाइनाइट। तीसरा ऑप्शन बनाएगा आपके लिए एवरी इनफाइनाइट लैंग्वेज इज नॉट रेगुलर।
है ना, एवरी इनफाइनाइट लैंग्वेज इज नॉट रेगुलर, और डी ऑप्शन बनाएगा एवरी नॉन रेगुलर लैंग्वेज इज नॉट फाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट। वो कौन सा ठीक कौन सा गलत, एमएसक्यू में सवाल आ गया, अब दिमाग खराब हो जाएगा तुम्हारा पेपर में बैठे बैठे, पता नहीं क्या कह रहा है, क्योंकि हमारा ब्रेन ना इतनी जल्दी शार्पली वर्क नहीं करता, नॉट नॉट वाली बातों में दिमाग खराब होता है हमारा। ठीक है, तो आप बोल दोगे फाइनाइट इज रेगुलर, अब बोलोगे हाँ जी ठीक है, एवरी रेगुलर इज फाइनाइट, फिर आपको सोचना पड़ेगा इसका काउंटर एग्जांपल। मैंने बोलता ना, लॉजिक का मजा यही है बेटा, आप पेपर में अगर आपको लॉजिक आता है ना, और किसी और सब्जेक्ट का क्वेश्चन हुआ, आप उसको लॉजिक की हेल्प से सॉल्व कर जाओगे, और काउंटर एग्जांपल ढूंढने नहीं पड़ेंगे। रेगुलर इज फाइनाइट आप दिमाग में घुमाओगे, क्या हर एक रेगुलर लैंग्वेज फाइनाइट होती है, तो फिर आपको ढूंढना पड़ेगा। जैसे टीओसी आता है तो आप बोलोगे नहीं, ए स्टार ये लैंग्वेज है, ये तो फाइनाइट नहीं है, और फिर भी रेगुलर है, तो ये काउंटर एग्जांपल हुआ, तब आप बोलोगे कि ये स्टेटमेंट गलत है। अब बिना काउंटर एग्जांपल ढूंढे मैं इस बात को लॉजिक की हेल्प से बता दूंगा, बोलूंगा वन वे थ्योरम हमने पढ़ रखी है, एवरी फाइनाइट इज रेगुलर, ये उसका कन्वर्स है, मारो गोली गलत है। ये पावर है बेटा लॉजिक की, ध्यान से समझ लो। अगला, एवरी इनफाइनाइट लैंग्वेज इज नॉट रेगुलर, आप इमीडिएटली बोलोगे फाइनाइट इज रेगुलर, तो ये तो बेटा उसका इनवर्स कह रहा है कि एवरी इनफाइनाइट लैंग्वेज इज नॉट रेगुलर, तो ये एग्जांपल देखो, कॉपी पेस्ट होगा ना, ए स्टार इज एन इनफाइनाइट लैंग्वेज विच इज नॉट रेगुलर। बार बार बता रहा हूँ, अगर टीओसी आता है अच्छी बात, नहीं है तो तुम्हारा गोली, सिर्फ एक एसेंस पकड़ो। वो कहते हैं ना, एक जैसे आप सपोज करो मैं किसी फ्रेंच आदमी के साथ आपको खड़ा कर दूं, वो फ्रेंच आदमी के आप इमोशंस को पकड़ पकड़ के समझ जाओगे कि हाँ जी वो क्या करने की कोशिश कर रहा है ना, स्माइल दे रहा है, आपसे बात करता है, आप समझ जाओगे कि हाँ जी ये मेरे से फ्रेंडली बात कर रहा है। तो बिल्कुल वही चीज है, बस आप एसेंस को पकड़ो, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कि इस ये ए स्टार वाला एग्जांपल सेम यहाँ पे भी पेश हो जाएगा। ये एक इनफाइनाइट लैंग्वेज है बेटा, ये इनफाइनाइट लैंग्वेज है, और वो रेगुलर नहीं है, मतलब वो रेगुलर है ना, इनफाइनाइट लैंग्वेज और रेगुलर है, रेगुलर नहीं है होना चाहिए था, लेकिन आप रेगुलर गए आए हो, तो ये काउंटर एग्जांपल इसमें भी फिट हो जाएगा। तो आप बोल दोगे कि ऑफ कोर्स ये भी गलत है, बट बिना काउंटर एग्जांपल ढूंढे आप सीधा बोल देते कि ये तो इनवर्स है, वन में थ्योरम पढ़ के आए हैं, तो उसका इनवर्स कंसीडर हो गया, हटा दो। ये लॉजिक की पावर है। अगला, ये हो गया बेटा, अब देखो ना, नॉट रेगुलर इंप्लाइज इनफाइनाइट, मतलब अगर लैंग्वेज रेगुलर नहीं है तो वो इनफाइनाइट होगी। दिमाग घूमेगा पेपर में, पता नहीं क्या कहना चाह रहा है, कैसे करें हैंड्स ऑन, है ना, इसका काउंटर एग्जांपल आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि ये ट्रू है बात, है ना, रेगुलर नहीं है तो इनफाइनाइट जरूर होगी। तो ढूंढने बैठते रहोगे कि कोई तो ऐसी फाइनाइट लैंग्वेज दिखा दो जो कि रेगुलर ना निकले, एंड ऑन, तो ढूंढते रहोगे नहीं मिलेगा, परेशान होगे, क्योंकि काउंटर एग्जांपल मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो फिर आप परेशान होगे, पता नहीं ठीक है ये गलत है, एंड ऑन, है ना। लेकिन अगर आपको लॉजिक आता है तो आप इमीडिएटली बोलोगे कि फाइनाइट इज रेगुलर वाली बात थी, ये तो इसका कॉन्ट्रापोजिटिव है, कॉन्ट्रापोजिटिव तो हमेशा ट्रू होना ही होना है, दैट्स इट। तो एमएसक्यू का सवाल था, तो दोनों ऑप्शन ए और डी पे आप फटाफट से टिक लगा के भागाओगे। अब थोड़ी सी एसेंस आई समझ में, लॉजिक की पावर समझ में आई, इसलिए मैं कह रहा था बेटा, सब्जेक्ट आता है नहीं आता, कई बार हो जाता है, आप लॉजिक की हेल्प से उस क्वेश्चन को सोल्व करके आ जाओगे। ठीक है, तो काउंटर एग्जांपल ढूंढने बिना हम काम करेंगे। चलो शाबाश, नोट डाउन करो, अगली स्लाइड पे जब करूंगा। बहुत प्यारी बात है बेटा, तारे बना लो इस पे। ठीक है, ये आपको लॉजिक का एसेंस दे रहा है कि लॉजिक से आप क्या क्या उखाड़ सकते हो पेपर में। हो गया, ठीक है, आ जाओ आगे। नेक्स्ट है अभी बेटा कीवर्ड्स फॉर ट्रांसलेशंस। ट्रांसलेशंस के लिए कुछ कीवर्ड्स हैं, वो मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ। हमने वैसे देख लिए, है ना, हमने इंप्लीकेशन के लिए 10 कीवर्ड्स देखे अलग अलग तरीके के, डबल इंप्लीकेशन के लिए 2 मैंने आपको दिखा दिए, अब कुछ और दिखा रहा हूँ। जैसे पहला है बट का बेसिक मतलब एंड होता है बेटा, ध्यान रखना। ठीक है, बट हम अंग्रेजी में बोलते हैं, लॉजिक में हम उसको एंड से रिप्रेजेंट कराएंगे। ये चीज मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी समझाई थी, जब मैं बोल रहा था गोडेल इनकम्प्लीटनेस थ्योरम एंड सो ऑन। तो मैं बोल रहा हूँ सन इज शाइनिंग बट ग्रास इज वेट, तो आपके दिमाग में तो है कि सन शाइन कर रहा है, ग्रास तो हमारी सूख जानी चाहिए थी, घास तो सूखी होनी चाहिए थी, फिर भी गिल्ली रखी हुई है, तो आपके दिमाग में एक अलग सी बात है, इसलिए आपने बटन लगाया ना। लेकिन लॉजिक आएगा मारो गोली, हमारे को इमोशंस वगैरह नहीं मत पता, हम तो सीधा हाँ या ना में जवाब दिया करते हैं, मतलब पता नहीं वाली बात नहीं होती, मे और मे नॉट वाली कोई लॉजिकल बात नहीं होती, हाँ या ना सीधा ब्लैक एंड व्हाइट, ग्रे कुछ नहीं होता लॉजिक में। तो वही चीज है बेटा, इमोशंस को ग्रैब नहीं करता, ये एंड मान करके चलेगा, काम खत्म। तो सन इज शाइनिंग को आप पी ले लो, ग्रास इज वेट को ले लो क्यू, तो बट का मतलब एंड, काम खत्म। तो पी एंड क्यू सीधा आंसर, काम खत्म। आई होप आप समझ पा रहे होगे, मतलब बट को हमेशा एंड की तरह ट्रीट करना है। आ रहे हैं अगली स्लाइड पे, हो गया नोट डाउन, ठीक है। नेवरथलेस भी बेटा एंड की तरह ट्रीट करना है, ये ध्यान रखना है आपको, नेवरथलेस भी एंड की तरह है। तो आई डिडंट स्टडी फॉर एग्जाम, नेवरथलेस आई पास, ये एक्सपेक्टेड नहीं था, आपको पढ़ा ही नहीं था, फिर भी पास हो गए। लेकिन अब लॉजिक इस चीज को ग्रैब नहीं करेगा, वो तो सिंपल ही बोल करके चला जाएगा आई डिडंट स्टडी फॉर एग्जाम, तो पी मान लो, आई पास को क्यू मान लो, नेवरथलेस को एंड मान करके काम खत्म। तो मतलब लॉजिक के हिसाब से भी कहना चाहते हो आई डिडंट स्टडी फॉर एग्जाम एंड आई पास, काम खत्म। न्यूट्रल, एकदम न्यूट्रल, इसने इमोशंस को ग्रैब नहीं किया, पीछे भी इसने इमोशन को ग्रैब नहीं किया था। आप सीधा बोलते सन इज शाइनिंग एंड ग्रास इज वेट, तो लॉजिक के हिसाब से दोनों चीजें बराबर है, सन इज शाइनिंग एंड ग्रास इज वेट और सन इज शाइनिंग बट ग्रास इज वेट, दोनों बातें बराबर है, बट है नहीं।
हमारे को पता है सेंस नहीं आती, इसलिए तो मैं कहता हूँ ना लॉजिक में सेंस मत ढूंढना, कॉमन सेंस मत लगाओ ना लॉजिक में, ठीक है। चलिए आई होप आप, क्योंकि मैथमेटिक्स गॉड की लैंग्वेज है, इमोशंस नहीं है उसमें। चलिए इस चीज को, ये चीज पकड़ चुके होगे आप, ठीक है, ये चीज भी आपने देख ली। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अनलेस को हम बेटा और की तरह ट्रीट करते हैं। जैसे आप बोलते हो पी अनलेस क्यू, तो पी अनलेस क्यू मतलब एक किस्म से ये होगा पी और क्यू, ठीक है। और पी इफ नॉट क्यू, इसका मतलब क्या होगा, आप आराम से प्लीज ये ध्यान रखना। देखो मैंने आपको पढ़ाया था पी इफ क्यू, ट्रांसलेशन में हमने, ये सवाल है आपके लिए है ना, पी इफ क्यू हमने देखा था ना, पी इफ क्यू कैसे था, इफ ऐसे चला करता था, याद आ रहा होगा आपको। जैसे मैंने बोल दिया पी इफ नॉट क्यू, तो नॉट क्यू होगा ना, तो इसका मतलब क्या करना चाहते हो आप, नॉट क्यू इंप्लाइज पी। आई होप आप पकड़े होगे, इफ का मतलब इफ की डायरेक्शन ऐसे है ना, और नॉट क्यू है तो नॉट क्यू पहले सॉल्व होगा, तो नॉट क्यू इंप्लाइज पी। तो आप इसको बुलियन अलजेब्रा से सॉल्व करके देखो बेटा क्या बन के आएगा, नॉट क्यू तो ऑलरेडी है, तो अगर क्यू इंप्लाइज पी होता तो क्यू बार प्लस में पी लिखते आप, बट नॉट लगा हुआ तो एक बार और नॉट लगाओगे, तो अल्टीमेटली क्या बन के आइए, पी प्लस क्यू। और ये भी वही है, पी और क्यू मतलब वही होता है बेटा बुलियन अलजेब्रा में, पी प्लस क्यू। तो दोनों बातें बराबर हैं, आप सपने में भी नहीं सोच सकते दोनों बराबर निकलेंगे, बट बराबर निकल आई हैं। पी अनलेस क्यू और पी इफ नॉट क्यू बोथ आर सेम, ध्यान रखना। चलो शाबाश, नोट डाउन करो, अगली स्लाइड पे जंप करेंगे। अंग्रेजी नहीं कहती, अंग्रेजी तो कहती नहीं है सब कुछ, लेकिन ये लॉजिक कहता है तो मानना पड़ेगा भाई ठीक है। चलिए करो नोट डाउन, आ रहे हैं अगली स्लाइड पे। अच्छा अब देखो, अब इस पे रियल लाइफ एग्जांपल देखो, जो हमने अभी बात करी थी उस पे रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूं। डोंट प्रॉमिस एनीथिंग अनलेस यू आर 100% श्योर, मतलब आप तब तक प्रॉमिस मत करो जब तक आप 100% श्योर ना हो जाओ। तो आप क्या कहना चाहते हो, डोंट प्रॉमिस एनीथिंग को मैं ले लेता हूं बेटा पी, यू आर 100% श्योर को मैं ले लेता हूं क्यू, अनलेस का मतलब क्या हो गया और, तो इसकी लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या बनी बेटा, पी और क्यू, ठीक है। अगली स्टेटमेंट है, इफ यू प्रॉमिस एनीथिंग देन यू शुड बी 100% श्योर, इफ यू प्रॉमिस एनीथिंग देन यू शुड बी 100% श्योर। डोंट प्रॉमिस एनीथिंग को पी था, तो यू प्रॉमिस एनीथिंग का क्या होगा, नॉट ऑफ पी। आई होप आप समझ पा रहे होगे। अच्छा, देन यू शुड बी 100% श्योर, इफ देन वाली बात हुई, इफ देन ऐसे चला करता था, 100% श्योर को हमने क्यू लिया था तो मैंने ये क्यू ले लिया, तो ये बनिए बेटा पी और क्यू, और ये बनिए बेटा नॉट पी इंप्लाइज क्यू। अब आप इसको आराम से बोलोगे बेटा, पी पी इंप्लाइज क्यू होता तो पी प्लस में क्यू आता, और ये नॉट पी था, सॉरी पी बार प्लस में क्यू आता, और नॉट था तो एक बार और नॉट लग जाएगा, तो ये क्या बन के आया बेटा, पी प्लस में क्यू। और ये तो आपको दिख ही रहा है पी प्लस में क्यू, तो मैं क्या बोलूंगा, दोनों एकदम इक्विवेलेंट है, बात ठीक है मजेदार बात। ये मैं लॉजिक की हेल्प से प्रूव करेगा दोनों चीजें बराबर, इसलिए मैंने कहा था ना लॉजिक इज यूज्ड टू प्रूव समथिंग इज ट्रू और फॉल्स, ये मैं कर गया। देख रहे हो कितनी अच्छी पावर है लॉजिक की, है ना। अच्छा तो अब आप कॉमन सेंस से सोचते रहो, दिमाग खराब हो जाएगा, पता नहीं है आएगी कि नहीं आएगी। अगर आप कॉमन सेंस से सोच रहे हो और आपका आ रहा है, देन आई शेक हैंड विद यू, आपका माइंड लॉजिकल है, नहीं तो नहीं है बेटा मत बसना लॉजिक है मतलब, और है भी सही ना, अगर आपका दिमाग लॉजिकल, तो भी उसको साइड में रखो, और जो मैथमेटिक्स से मैं चीजें दिखा रहा हूँ ऐसे पेपर में प्रूव करना, नहीं तो फंस जाओगे। आएंगे ऐसे क्वेश्चंस, डोंट प्रॉमिस एनीथिंग अनलेस यू आर 100% श्योर, इफ यू प्रॉमिस एनीथिंग देन यू शुड बी 100% श्योर। दोनों बातें बराबर है या नहीं है, दिमाग खराब हो जाएगा सोचने में, पता नहीं है या नहीं है, सेंस निकालने बैठे रहो, नहीं निकलेगी सेंसेस की, खराब होगा दिमाग फालतू में। बट लॉजिक से देखा, फटाफट से प्रूव करा है, चलो शाबाश, करो नोट डाउन, अगली स्लाइड पे जंप करूंगा, हो गया ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, पी है भाई, चिल्ड्रन आर नॉट अलाउड टू एंटर पार्क, दे आर विद पेरेंट्स। पी हो गया चिल्ड्रन आर नॉट अलाउड टू एंटर पार्क, क्यू हो गया दे आर विद पेरेंट्स। तो अब देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, चिल्ड्रन आर नॉट अलाउड टू एंटर पार्क अनलेस दे आर विद पेरेंट्स। इस चीज को कैसे पढ़ेंगे, चिल्ड्रन आर नॉट अलाउड टू एंटर पार्क पी, दे आर विद पेरेंट्स क्यू, अनलेस मतलब और, पी और क्यू आता है बेटा इसका, ठीक है। अब आप देखोगे पेपर में पी और क्यू टिक लगा के आ जाओगे, खत्म कहानी। क्वेश्चन है बेटा एमएसक्यू का, मल्टी सिलेक्ट, मल्टीपल आंसर करेक्ट हो सकते हैं, तो इसको चेक करना पड़ेगा। नॉट पी इंप्लाइज क्यू, अभी मैंने आपको समझाया था, पी इंप्लाइज क्यू मतलब पी बार प्लस में क्यू, और नॉट लगा हुआ तो ये लगता ही क्या बन जाएगा, पी प्लस में क्यू, ये भी ठीक है। नॉट क्यू इंप्लाइज पी को कैसे खोलोगे बेटा, क्यू बार प्लस में पी, है ना, और ये नॉट लगा हुआ है इसके ऊपर, तो ये कोड लग जाएगा, दैट इज ऑल्सो पी प्लस क्यू, क्यू प्लस पी और पी प्लस क्यू तो बराबर होता है, आपको पता है, तो ये भी ठीक है। ध्यान रखना जल्दबाजी में मिस्टेक होगी। तो अब एक बात अपने दिमाग में अच्छे से घर करके लेना, बहुत अच्छे से, क्या, जब भी पेपर में पी और क्यू नजर आए, आपको ऑप्शन में ढूंढना है नॉट पी इंप्लाइज क्यू, और ऑप्शन में ढूंढना है नॉट क्यू इंप्लाइज पी, क्योंकि ये तीनों एकदम सेम है। ध्यान रखना पेपर में यूज हो जाएंगे, माइंड में अच्छे से फिट कर लेना, नॉट पी इंप्लाइज क्यू या नॉट क्यू इंप्लाइज पी, और पी और क्यू सब बराबर है।
ठीक है, चलो शाबाश। और वैसे भी एमएसक्यू में जब भी क्वेश्चन आएंगे, जल्दबाजी आपको करनी नहीं है, बुलियन जबरा में चेंज करो, आंसर निकालो, क्यों जल्दबाजी करते हो भाई, है ना? तो बुलियन जबरा में चेंज कर लेना। शाबाश, नोट डाउन करो, अगली स्लाइड पे जंप करूंगा। हो गया, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं बेटा। नेक्स्ट है बेटा, ईदर पी और क्यू इज सेम एज और, ये प्लीज ध्यान रखना। ये ना कई कई जगह मैंने देखा है, कई लोग गलत भी तरीके से बता देते हैं। ईदर पी और क्यू में ना आपको अपनी सेंस नहीं लगानी, जो लॉजिक कहता है वो ये बात है। लॉजिक क्या कहता है बेटा, ईदर पी और क्यू का मतलब और ही होता है। कई लोग समझते हैं दिस और दिस मतलब एक्सक्लूसिव और टाइप समझ लेते हैं, मतलब दोनों ट्रू ही नहीं हो सकते, लेकिन हो सकते हैं क्योंकि मैंने इसको और से लिंक किया है। आप जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझो तब आप समझोगे, ऐसे नहीं समझोगे। जैसे मैंने बोल दिया ईदर आई टेक बस और आई टेक मेट्रो टू रीच ऑफिस, इसका मतलब क्या है, मैं दोनों चीजें भी ले सकता हूं, इसमें कोई मनाही नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है या तो मैं बस लूंगा या मैं मेट्रो लूंगा, दोनों नहीं ले सकता, ऐसा मैंने कहा ही नहीं है। मैं, अगर आप बोलना चाहते हो ना ऐसे, तो आगे लिखो बट नॉट बोथ। लॉजिक बेटा ऐसे नहीं चलता, मैथमेटिक्स नहीं है ये, सॉरी मैथमेटिक्स है ये, वो अंग्रेजी नहीं है ये। बट नॉट बोथ लिखो ना ढंग से, बट नॉट बोथ, तब मैं समझूंगा एक्स और वाली बात आप कहना चाहते हो। एक्सक्लूसिव और वाली मतलब या तो ये दोनों नहीं हो सकते। एक्सक्लूसिव और समझते हो ना, बस या मेट्रो, लिख लो एक्सक्लूसिव, अगर आपको डाउट लग रहा है तो लिखो बस मेट्रो। तो बस एक्स और मेट्रो वाली बात क्या होगी, एम लिख, चलो मैं लिख देता हूँ मेट्रो। हाँ जी, तो ये फॉल्स 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 ट्रू, ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू। फॉल्स फॉल्स में फॉल्स आएगा, ट्रू ट्रू में फॉल्स आएगा, यहाँ पे ट्रू यहाँ पे ट्रू। तो मतलब या तो बस फॉल्स है मेट्रो ट्रू है, या बस ट्रू है मेट्रो फॉल्स है। मतलब या तो बस से जाते हो या मेट्रो से जाते हो, दोनों से नहीं जाते हो, क्योंकि दोनों से जाने का मतलब क्या होगा, फॉल्स आप कह रहे हो। तो ये आप समझ पा रहे होगे, ये एक्सोर की कहानी है बेटा, इसको हम एक्सक्लूसिव और कहते हैं। एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव और का मतलब यही है कि एक्सक्लूसिविटी आप चाहते हो, या तो ये या ये, दोनों नहीं। तो प्लीज ध्यान रखना, मैंने आप ढंग से बोल रहा हूं, ईदर पी और क्यू इज नॉट सेम एज एक्स और, प्लीज ध्यान रखना। ईदर पी और क्यू, ईदर पी और क्यू दैट इज नॉट सेम एज पी एक्स और क्यू, ये एक्स और नहीं होता बेटा, ये और तरह ट्रीट करना है आपको लॉजिक में, क्योंकि और का मतलब क्या होता है, दोनों ट्रू में भी चलेगा। ठीक है, आई होप एक्सक्लूसिव मतलब या तो ये या ये, दोनों नहीं। एक्सक्लूसिविटी, एक्सक्लूसिविटी का मतलब क्या होता है, एग्जैक्टली एक। आई होप आप यहां से इस एग्जांपल से समझ में आया होगा आपको, एग्जैक्टली एक ट्रू है ना, बस या मेट्रो, दोनों नहीं। तो इधर पी और क्यू और है बेटा, एक्स और नहीं है, ध्यान रखना। तो जब आप कहोगे ना इधर आई टेक बस और आई टेक मेट्रो टू रीच ऑफिस, इसकी सेंस क्या है, या तो आप बस लेते हो या मेट्रो लेते हो या दोनों लेते हो, सब चलेगा, तब ये स्टेटमेंट ट्रू रहेगी। अगर आप एक्सक्लूसिव और चाहते थे तो क्लियर कट आगे लिखो बट नॉट बोथ। जब तक आप बट नॉट बोथ नहीं लिखोगे तब तक ये चीज नहीं पकड़ेगा, लॉजिक नहीं पकड़ेगा इस चीज को। आई होप समझ गए होगे। तो देखो मैंने लिखा भी है, नोट करके मैंने लिखा है, डोंट कंसिडर इट एज एक्सओर, फॉर एक्सओर क्लियरली से बट नॉट बोथ। ठीक है, हेंस डोंट ड्रॉ एनी सेंस फ्रॉम लॉजिकल सेंटेंसेस, इसमें से सेंस मत निकालने बैठ जाया करो। ठीक है, चलिए शाबाश, नोट डाउन करो, अगली स्लाइड पे जंप करूंगा। आपने कर लिया होगा नोट डाउन। आते हैं आगे, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, तो इस ये एक नया टॉपिक है, एकदम फ्रेश है। ठीक है, फ्रेश टॉपिक है, इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में डील करता हूँ। ठीक है जी, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।